हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त एक्टर एजाज असलम साहब। उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त हमने गपशप की, उनकी पूरी जर्नी के बारे में बात की। एक्टिंग करे के साथ साथ बड़े ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनका बड़ा ब्रांड रहा है पहले क्लोथिंग का, और अब वो स्किन केयर और परफ्यूम की लाइन में है। तो उसके बारे में हमने बात की, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या इंस्पिरेशन मिली उनको। ओवरऑल बड़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन रही। आइए चल के पॉडकास्ट देखते हैं। याद भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार फॉर एवर ग्रीन माशाल्लाह। यार मैं स्कूल में था जब आपका ड्रामा आता था, आज लग रहा है कि पीटीवी बनाया मैंने था। और आप माशाल्लाह क्या भाई सीन है? मैंने भी बड़ा अर्ली ही स्टार्ट किया था, और जब मैं पढ़ रहा था तो उसी वक्त मॉडलिंग की एक ऑफ़र हुई तो वो कर लिया। उसके बाद जब ड्रामा आया तो उस वक्त मैं ज़रा ग्रेजुएट कर चुका था, लेकिन मेरी वालदा जो हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देती थी कि भाई तुम ड्रामा करो जाके, क्योंकि मेरे अब्बा भी एक ज़माने में लाइव ड्रामा करते थे, तो वो कहती थी बड़ा टाइम वेस्ट होता है भाई ये। और तो सबसे पहले मुझे ड्रामा ऑफ़र हुआ अरूसा, जो कि बाद में अदनान सिद्दीकी ने किया था। तो जब मुझे वो बजिया ने ऑफ़र किया तो मेरी वालदा ने कहा बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ में तुम अभी नहीं जाओगे, पढ़ लो पहले, फिर जो मर्ज़ी करना। तो वो मैंने फिर उनको मना किया। तो वो बजिया कहने की ये बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये पता है तुम्हें? मैंने कहा वो अभी पढ़ लूँ। तो फिर जब उनको मेरे वालिद ने बात की तो वो कहने की बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पढ़ लेगा तो फिर हम ये तो चलता ही रहेगा। फिर मुझे जब दूसरा ड्रामा ऑफ़र हुआ कशकोल, वो फिर मैंने किया, लेकिन वो भी मेरी अम्मी ने बहुत उसमें मसले डाले थे। तो अम्मी कहना कि नहीं 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 अभी नहीं, तुम पढ़ो, ये करो, करियर बनाओ पहले। तो पहले ऑब्वियसली होता ये था कि पैसे इस फील्ड में इतने नहीं थे, तो बाद में थोड़ा सोशल मीडिया, ग्लैमर, सारी चीज़ें मिल गई तो फिर जाके इसमें आप ये था कि इसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। तो वो भी मैंने मना किया था पहले वो, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने ब्रदर इन लॉ जो मेरे खाला के बेटे भी थे तो उनको इन्वॉल्व करके अम्मी को कन्विंस कर लिया। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। नाइस। कशकोल कौन से साल में था? 90s में था? 94 95। हाँ, वाओ, लॉन्ग टाइम अगो। long time. अच्छा, आपने भी बताया आपके वालिद साहब लाइव ड्रामा करते थे, मतलब स्टेज का? नॉट स्टेज, टीवी पे लाइव होता था। पीटीवी अच्छा, जब पे, पीटीवी हाँ, रिकॉर्डेड नहीं था। तो वो तलत हुसैन साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, वो वाला era। तो वो करते, उन्होंने कुछ एक आध की, उनको बड़ा शौक था और वो चाहते थे कि मैं भी करूं, तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। अम्मा थोड़ी टांग खींचती वो थी, अपना शौक आपके थ्रू तो पूरा वो करवाते कहते थे कि हाँ, वो बहुत खुश होते थे कि जब कोई अच्छी चीज़ मैं कर रहा हूँ, कोई ड्रामा कर रहा हूँ और फिर एकदम इतनी सक्सेस मिली, तो वो ही वॉज वेरी हैप्पी। सही। और आपका बचपन पूरा कराची में गुजरा? पूरा कराची में ही गुजरा। और बचपन का थोड़ा ये बताऊँ कि बहुत मोटा था, ओह रियली? शदीद, मतलब कोई 42 एज थी। तो 42? इतना बड़ा था कि जब हंसता था तो आंखें कुछ घुस तस्वीर जाती थी भेजिएगा, हम अंदर। लगाएंगे ज़रा हाँ, इस मैं पे। भेजूँगा। तो काफ़ी मोटा था और कोई 12-13 साल की उम्र तक ना। फिर एक पॉइंट आता है कि जब इंसान रियलाइज़ करता है, किसी को जल्दी आ जाती है रियलाइजेशन, किसी को देर से आती है। तो 13-14 साल की उम्र में ना मुझे वो थोड़ी सी रियलाइजेशन आ गई कि बच्चे भाई तंग ये करते थे? बच्चे बुली कर रहे हैं स्कूल में, मोटे मोटे, और इस तरह को कोई अटेंशन नहीं मिलती थी, जो मर्ज़ी कर लो। हालांकि मैं इतना एक्टिव था, सारे स्पोर्ट्स खेलता था उस मोटापे में भी, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, बैडमिंटन हो, और अच्छी खेलता था, क्रिकेट हो, सब खेलने होते क्रिकेट थे। आप आज तक खेलते हैं? क्रिकेट अब इस भी पे खेलता आएंगे हूँ। हम, इसमें आएंगे। अच्छा। तो फिर मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने सबसे पहले मुंह को ताला लगाया, क्योंकि वर्कआउट तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन मैंने देखा कि यार जब तक खाने पे कंट्रोल नहीं आएगा तो ये वज़न कम नहीं होगा। और उस ज़माने में ज़रा बेबी फैट होती है, इतनी स्टबन नहीं होती, तो वो आपको जल्दी बॉडी से निकल जाती है। तो फिर वो दिन, आज का दिन, मैंने अपने कुछ असूल बनाए और फिर मैं हमेशा अब उनको फॉलो करता हूँ। सही। और कराची में कौन से एरिया में आप पले बड़े? मैं पहले रहता था गुलशन इकबाल में। सो कम्युनिटी लिविंग होती थी और बड़ी दोस्तियाँ थी, सब साथ रहते थे। तो फिर वो जब स्लोली ग्रेजुअली ड्रामे की तरफ आया, फिर सारी शूटिंग्स इस तरफ होती थी, क्लिफ्टन, डिफेंस, ये सारी। तो फिर मैं क्लिफ्टन शिफ्ट हुआ, उसके बाद डिफेंस शिफ्ट हुआ। इस तरह वो जर्नी चलती रही। सही। और आपके मतलब फैमिली में और कोई इस फील्ड में, या सिर्फ आप अलग हैं? फैमिली में से तो कोई नहीं है, बट हाँ, रिश्तेदारों में आप कह सकते हैं कि ख्वाजा अकमल साहब, जिनकी डेथ हो गई अब तो
3-4 साल हो गए, वो हमारे मतलब रिश्तेदारी उनसे थी। फिर आसिफ रज़ा मीर हैं, उनसे थ्रू माय ब्रदर इन लॉ, उनके थ्रू हमारा एक वो रिश्तेदारी का कनेक्शन बनता है। तो कश्मीरियों का कहीं ना कहीं डाकखाना निकल आता है। तो ये पॉडकास्ट तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। बात यह है कि मुल्क में सियासी गहमा गहमी रहती है, गर्मा गर्म खबरें चलती रहती है, लेकिन भैया मैंने तो खली वली न्यूज चैनल देखना छोड़ दिए हैं। क्या सच है क्या झूठ वो पता नहीं है, और चीखना चिल्लाना और। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाई अप टू डेट नहीं रहता। इससे बेहतर है कि हफ्ते में 2 बार 30 से 40 मिनट की पॉडकास्ट नाजुक मोड़ बंदा सुन ले, क्योंकि उसमें जो होस्ट हैं अंबर शम्सी, जो कि फॉर्मर बीबीसी जर्नलिस्ट हैं, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त उजैर यूनुस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चल रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में क्या डेवलपमेंट्स है, चाहे वो सियासी हो माशी हो। अच्छी इंफॉर्मेशन आपको 2 एपिसोड में मिल जाती है। जैसे कि हालिया दिनों में इंडिया में कर्नाटका में इलेक्शन हुए, तो इंडिया से भी एक एक्सपर्ट उन्होंने अपने प्रोग्राम में लिया था, तो एक अच्छा एक्सपोजर आपको छोटी सी एपिसोड में मिल जाता है। तो नाजुक मोड़ की पॉडकास्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट, यू विल बी अपडेटेड। अच्छा, आप कश्मीरी हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई एम आल्सो पार्ट कश्मीरी। अच्छा, बट मैं तो खैर कभी भी नहीं गया, इवन माय दादा वाज फ्रॉम लुधियाना, तो शायद मेरे परदादा कश्मीर से थे, वो किसी ज़माने में इंडियन पंजाब माइग्रेट हुए। अच्छा, सबको ना एक नस्ल में समझ नहीं आ रही ना, हाँ, तो वो वहाँ से वहाँ आए, उनको एक नस्ल में इंडिया समझ नहीं आया, कराची आ गए, ठीक है, मेरे अब्बा यहाँ रहे, अब हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ। हमारा बच्चा लंदन में रहता है। हाँ, यही चल रहा है, यही चल रहा है, कश्मीरी ब्लड फैल रहा है। कश्मीरी खाने के बड़े शौकीन होते हैं बहुत। तो मैं था ना बहुत शौकीन था खाने का, अब भी मुझे बहुत शौक है, लेकिन अब ऑब्वियसली टाइम के साथ सीख लिया कि क्या आपके पास हेल्दी ऑप्शंस हैं, क्या खाना है आपने। तो वो मेरा जो रूटीन है वो मेरा एक लाइफस्टाइल बन गया। तो मैं उस पर नहीं बिलीव करता कि डाइटिंग करनी है और अपने आप को मेंटेन रखना। तो जब आप अच्छा खा रहे होते हैं, हेल्दी ऑप्शंस आपको मिल जाएं, तो इवन कि मैं जब ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ तो कोशिश ये होती है कि वो उन हेल्दी ऑप्शंस पे जाऊँ, अपनी साथ चीज़ें भी बहुत सारी लेके ट्रैवल करता हूँ। तो उससे फिर आप एक्टिव भी रहते हैं, आपका स्किन भी अच्छी रहती है, आप जो है ना एज ग्रेसफुली कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि ये आप शुरू से लेके चलें। तो ये जो डाइटिंग वाली कहानी होती है ना, ये बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। आपने एक जोश आया तो 1 महीने की डाइटिंग की, वज़न कम किया, उसके बाद फिर आप पुश हो जाते हैं कि यार फिर वही यार टेम्पटेशन। सो असल काम वही है कि आपने कहाँ अपने आप को रोकना है, मतलब लाइफस्टाइल आपने ऐसा रखना है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अबाउट डाइटिंग। आई डोंट बिलीव इन इट। खाएं आप सब अपने टाइम से खाएं, जो टाइम है, और कोशिश करें कि कुछ उसमें ऐसी चीज़ें अपने रूटीन में ऐड करें जो आपको सिस्टम को क्लीन रखें। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, हमारा देसी खाने में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा रही होती हैं। आप एज जल्दी कर जाते हैं, एक्टिव आपके अंदर जो एक्टिवनेस होती है वो कम होती जाती है। बड़ी देर में लोग उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होते हैं। आप शुरू से ही वो लेके चलें, अगर अपना लाइफस्टाइल एक चेंज कर लें तो आप एक्टिव भी रहते हैं, काम की एनर्जी भी रहती है आपके अंदर। तो आई थिंक लाइफस्टाइल की बात है। मॉडलिंग की जो पहली ऑफर हुई वो किस तरह हुई? आपने अप्रोच किया या आपको कोई किसी ने देख के बोला ये लो मेरा कार्ड, कल दफ्तर आना, लाइफ बना दूंगा? क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये भी। मेरा एक दोस्त है, उसके घर पे शूट हो रही थी एक ऐड की। तो उसने मुझे बोला यार तुम्हें बड़ा शौक है मॉडलिंग का, आओ ज़रा ये एक शूट हो रही है मेरे घर पे, तो तुम आओ देखो। वो ऐड की शूट हो रही थी। मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा हाँ भाई लड़के तुम करोगे मॉडलिंग? और मैं अच्छा गुड लुकिंग आदमी था उस वक्त, यंग लड़का जैसे होता है। तो वो मैंने उनसे कहा हाँ भाई करूँगा। अच्छा, मेरा जो दोस्त था वो भी बहुत शौक था उसको, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया। उसने कहा कि भाई ये इसको ऑफ़र कर दी, मुझे नहीं की। वो हीरो बन के घूम रहा था बहुत देर से यूँ करके। तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र की। मैंने कहा हाँ आप इसको बता दीजिएगा, ये मतलब जब भी कांटेक्ट करना हो। तो मैंने कहा ये बता ही देगा मुझे। तो वो बात आई गई हो गई। कुछ अरसे के बाद, कोई 1 महीने के बाद, मैं इधर आगा सुपरमार्केट होती थी जब, तो मैं वहाँ शॉपिंग कर रहा था। तो वो साहब मुझे मिले, कहने लगे अरे भाई कब आए तुम वापस अमेरिका से? मैंने कहा अमेरिका से? मैं तो नहीं गया अमेरिका, मैं तो यहीं हूँ। कहने लगे अरे हमने एक ऐड के लिए तुम्हें अप्रोच किया था, वो तुम्हारे दोस्त के थ्रू। उसने कहा वो तो चला गया पाकिस्तान से अमेरिका पढ़ने के लिए। मैंने कहा यार अच्छा, वो चलें छोड़े। मैंने उनको फिर अपना नंबर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की, तो एक ऐड बन रहा था रेज़र का, जिलेट का। तो वो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा, तो उसमें 3 लड़के चाहिए थे।
तो फिर मैंने उनसे बोला कि यार भाई वो मैं उसके थ्रू मिला हुआ हूँ, तो तीसरे लड़के को उसमें डालने, कहने लगे नहीं यार वो नहीं हो सकता, उसका फेस राउंड है और ये है क्लाइंट। मैंने कहा यार वो आप कुछ करें, उसको कर लें, वो दोस्त है भाई मेरा, अजीब लगेगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको भी मैंने इन करवाया, तो वो फिर वहाँ से मुझे स्टोरी। ये वो चचा चचा वाला ऐड था? उससे पहले वाला। तो उसमें 3 होते थे लड़के, वो कॉन्सेप्ट ये था, बैल्कनी बनी हुई आपस में, वो कहता है मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं एंड में देता हूँ ये लो ये इस्तेमाल करो। तो वो फिर पूरे बिलबोर्ड्स लगे, तो वहाँ से थोड़ा सा एक्टिविटी शुरू हुई। फ़ौरन थोड़े अरसे के बाद मुझे एक शेविंग क्रीम का ऐड मिल गया, वो ऐड ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। Really? वो ऐसा ऐड था कि उस इतना नोटिस हुआ, मैं एक लड़का सुबह उठता है और वो जैकेट पहनता है लेदर की, बाइक और ये, और वो बड़ा बहुत अच्छा शूट हुआ था। वो भी मुझे तुक्के में मिला ऐड। वो उस वक्त एक टॉप ऑफ द लाइन मॉडल होते थे नदीम अहमद। तो नदीम को उन्होंने शूट कल थी जैसे, और आज वो नदीम ने उनको मना कर दिया। उसने कहा भाई मैं तो डबल पैसे लूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा एक वर्जन इसका उर्दू में हम डब कराएंगे। उसने कहा मैं तो उर्दू के भी लूँगा। तो वो वही जो साहब थे जिन्होंने मुझे पहले अप्रोच किया था, उन्होंने कहा भाई तुम इधर आओ, ये मिलो इनसे, ओनर से, ये देखना चाह रहे हैं। मैं तैयार होके गया मोविन पेक होटल, वहाँ पे वो बैठे थे। कहने लगे हाँ लड़का तो अच्छा है, करो इसको शूट करते हैं कल। तो वो मैंने फिर शूट किया। वो उसी के बाद फिर मुझे ड्रामे की ऑफ़र हुई, वो इतना पॉपुलर हुआ था। वो कौन सा ब्रांड था? वो टच मी शेविंग क्रीम। टच मी, यस। तो वो बहुत ज़बरदस्त ऐड बना था उस टाइम में। वो एक मतलब उसकी इंग्लिश का जिंगल था, गेटिंग रेडी फॉर अ न्यू डे। वो बाइक पे निकलता है लड़का, जैकेट पहनी, ग्लासेस लगाए। तो वो एक मतलब फिनोमेना बन गया। और वो उसके बाद फिर मुझे ड्रामे की ऑफ़र, और फिर ड्रामे के बाद फिल्मों की ऑफ़र। तो इस तरह से वो एक मोमेंटम वहाँ से सही बना था। अच्छा, अभी जैसे हम देखते हैं अगर कोई एड में मशहूर हो गया, वायरल हो गया, कोई क्लिप वायरल हो गया, तो देयर आर सो मेनी वेज टू रीच आउट टू दैट आर्टिस्ट। लोग इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं। बैक इन द डे, प्री इंटरनेट, आपका ऐड आया, पूरी जगह बिलबोर्ड हो गया, आप वायरल तो हैं एक तरह से, मगर नोबडी कैन अप्रोच यू बिकॉज किसी को नहीं पता है एजाज असलम का फ़ोन नंबर क्या है या वो रहते कहाँ है। तो उस ज़माने में क्या होता था फिर? फैन कैसे मिलते? उस ज़माने में होता ये था कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के थ्रू ही आपको काम की ऑफ़र होती थी, या फिर आप जिन फोटोग्राफर्स या जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते थे उनके थ्रू आप चल रहे होते थे। लेकिन अब तो ये है ना कि जैसे जनरल पब्लिक भी, कोई भी छोटा ब्रांड भी है, बड़ा भी है, वो आपको डायरेक्ट अप्रोच इंस्टा के थ्रू कर लेगा, आपको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर लेता है। उस ज़माने में ये मुश्किल ज़रूर थी। अच्छा, हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस, वो क्या होता था, वो VHS के ऊपर ड्रामे लेके जाते थे। हम इंटरनेशनल बड़े पॉपुलर थे, हमें पता ही नहीं होता था। जब हम ट्रैवल करते थे तो हम हैरान हो जाते थे, लोगों का हजूम जमा हो जाता था देखने के लिए। तो वो बड़ी ऑर्गेनिक थी सारी चीज़ें। तो वो उस वक्त हमें नहीं अंदाज़ा होता था। अब तो आपको फ़ौरन इंस्टेंटली पता चल जाता है, भाई अमेरिका में बड़ा पॉपुलर हो रहा है जी, इंडिया में बड़ा पॉपुलर हो रहा है ड्रामा जी, US में, UK में बड़ा पॉपुलर। तो वो अब आपको इंस्टेंटली रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है। उस वक्त कुछ नहीं होता था, तो हम बिल्कुल ऑर्गेनिक चल रहे होते थे, आंखों पे पट्टी बांध के। तो हमें भी नहीं पता होता था हमारी कितनी फॉलोइंग है, क्या है। तो बस अपने काम में लगे हुए हैं और करे जा रहे हैं। और फिर जो अपना मीडिया के लोग होते थे, उनको आपस में फिर वो नंबर किसी को चाहिए तो वो एक्सचेंज कर लिया, और इस तरह से फिर कहानी चलती थी। तो बड़ा रॉ और ऑर्गेनिक सिस्टम था। और मोबाइल भी नहीं होता था, अगर एजाज साहब को फ़ोन करना है तो वेट करे वो रात को जब घर होंगे तब बात होगी। तो वो फिर फ़ोन घर पे आ गया होता था, तो वो मैसेज लिख के नंबर नोट कर लेते थे, फिर रात में कॉल। क्या टाइम था यार वो वाला टाइम। फिर वो हथौड़े वाले फ़ोन से लेके ये डिजिटल उसके ऊपर, ये सारा हमने टाइम देखा। और सोचो उस ज़माने में लोगों की कमिटमेंट कितनी पक्की होती थी कि घर से अगर बोल के निकला एजाज भाई मैं मिल रहा हूँ आपसे बुंदू खान पे, तो फिर अब मैं मिल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अब रास्ते में हम दोनों निकल गए, अब दोनों डिस्कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये सवाल मैं अभी अमेरिका जब जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो अब गूगल मैप के ऊपर हम बैठ के एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन बड़े आराम से पहुँचते हैं। अब वो स्टेट टू स्टेट आप ड्राइव करके चले जाएं। तो मैं इस दफ़ा गया तो मैं पूछ रहा था पुराने लोगों से, मैंने कहा यार ये जब नहीं था गूगल मैप तो आप कैसे ट्रैवल करते थे? अमेरिका में तो बड़े लंबे लंबे रास्ते हैं, मुश्किल हैं। तो वो कहते थे भाई हम घर पे मैप लेके बैठते थे और उस पर वो पूरा बनाते थे कि ये सिग्नल आएगा, यहाँ से टर्न होना है, और एक रॉन्ग टर्न मारा तो फिर घूम के पूरा वापस वहीं आना है। तो वो मैनुअली वो उस तरह करते थे। तो इसी तरह हम भी भाई एक पॉइंट फिक्स कर लेते थे, उसके ऊपर जाना है। फिर फ़ोन नहीं होता था तो यार घर के बाहर कभी खड़े हैं। अभी तो जैसे मैं आया, मैंने आपको फ़ोन कर लिया भाई कि आप
क्या करना है, कौन सा घर है, क्या, तो वो उस ज़माने में बड़ा आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती। हाँ, लोग ज़बान के थोड़े मज़े का पक्के टाइम होते था। हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी जो आपने ये वाली बात की ना, तो मैं भी अभी ऑस्टिन से डैलस जा रहा था ड्राइव करके, तो अब वो गूगल लगा हुआ था, मुझे टेंशन ही कोई नहीं थी। हाँ। कहीं रुक रहा हूँ, बकीज़ पे रुक ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, हाँ। निकल रहे हैं, टेंशन नहीं हो रही। फिर मैं ये सोचता था यार वाकई अमेरिका बहुत बड़ा है। हाँ। और रात भी हो गई थी, और फिर हाईवेज़ पे हर जगह लाइट नहीं हाँ। होती। तो मैं ये सोच रहा 20 साल पहले लोग क्या करते थे। तो वो उनकी, मुझे याद है वो पुरानी फिल्मों में वो मैप लेके ना, एक बंदा बैठ कर ना यूँ मैप लेके गाड़ी में बैठा होता था और वो बोल रहा होता था यहाँ या वो ये करते थे, या वो कहते थे कि कहीं हमें बहुत दूर जाना है, तो फिर हम पेपर पे पॉइंट्स बना लेते थे कि भाई यहाँ से यूँ जाएंगे, ये वाला वो आएगा पॉइंट, इधर से राइट लेना है, फिर यहाँ आगे जाएंगे 3 किलोमीटर जाना है, फिर वो गाड़ी में देखते थे 3 किलोमीटर होगा, तो फिर ढूंढते थे ये साइन आया यहाँ से लेफ्ट। तो इस तरह करते थे लोग। तो हर ज़माने में लोगों के अपने अपने तरीके थे। कन्वीनियंस हो गई। अच्छा, वैसे आपने ये जो बात की ना कि VHS में ऐड जाते थे, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग याद दिलाई। फिल्मों के बीच में वाकई टच मी का ऐड और शाही सिपारी का ऐड तो आता ही उसमें था, कैसेट के बीच में। तो मतलब वो कैसेटें कहाँ कहाँ चल रही हैं अब आपको नहीं पता। बिल्कुल, हमें कुछ भी नहीं पता होता था। और आप देखें ना कि ड्रामे भी कैसेट्स पे जाते थे, कैसेट्स के बाद DVD सिस्टम आया, उसके ऊपर DVD के बाद फिर वो USB पे आ गए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो फिर YouTube आ गया और ये सारी चीज़ें। तो साइंस ने जिस तरह कन्वीनियंस पैदा की, तो लोगों की जो है ना वो अप्रोच बड़ी ईजी हो गई। कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन का जो गैप था ना वो छोटा होता गया। अच्छा, आपका पहला ड्रामा आया, बहुत मशहूर हुआ, क्या फीडबैक रहा उसके बाद? भाई मेरा पहला जो ड्रामा आया था कशकोल, उसमें मेरी एंट्री थी 6ठी एपिसोड में। तो उसमें उससे पहले वो बच्चा दिखाया हुआ है, तो 6ठी एपिसोड में वो गाड़ी का टायर घूमता और वो बड़ा हो जाता है। तो वो उन्होंने NTM पे चलता था, तो उन्होंने 1 हफ्ता पहले उसका प्रोमो टीज़र चलाना शुरू कर दिया। मैं इश्तिहार में तो आया हुआ था। अब वो मुझे NTM वाले बोले कि भाई हमारा वो जो सर्वर है वो क्रैश हो गया, हमारा जो है वो लोग इतने सवाल कर रहे हैं कि कब एंट्री होगी, इस लड़के की कब एंट्री होगी, तब हम बता रहे हैं कि इसमें होगी। तो वो उस वक्त मैं कहता था अच्छा यार अभी से, मतलब अभी तो आएगा तो क्या होगा। जिस दिन वो पहली एपिसोड चली, तो उस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद मेरा जो घर का फ़ोन था वो ऐसे बजता था कि मैं परेशान हो गया कि हुआ क्या है मेरे साथ। हर न्यूज़पेपर वाले को मेरा इंटरव्यू चाहिए था, हर TV वाले को, शो वाले को मेरा इंटरव्यू चाहिए था। उस ज़माने में तो प्रिंट मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, बहुत था और चैनल थे नहीं, चैनल कम थे, तो प्रिंट के ऊपर आना बड़ी बात होती थी। बड़े 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 मैगज़ीन जैसे डॉन, द न्यूज़ और ये लोग इंटरव्यू के लिए, फ़ोटोशूट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं। तो वो एकदम मैं हिल गया, मैंने कहा ये हुआ क्या है। मैंने थोड़ा अपने आप को, मैंने कहा यार काम डाउन भाई, ये इसी तरह है चलाना है अब सिस्टम को। तो वो उस वक्त कोई PR एजेंसी नहीं होती थी आपको हैंडल करने के लिए, आपको खुद ही डील करना होता था, किसी को खुद ही नेगोशिएट करना है, मना कैसे करना है किसी को, तो वो बड़ा एक ऑकवर्ड लगता था। तो मना करना सबसे बड़ा एक आर्ट है, मुझे लगता है कि कोई चीज़ अगर आपको दिल को नहीं लग रही और अगर आप मना करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, वो आपको आना चाहिए, आपके अंदर वो करेज होनी चाहिए। वो क्योंकि PTV का दौर था, वहाँ अगर कोई डायरेक्टर आपको अप्रोच करता था और अगर आप मना कर रहे हैं क्योंकि आपको रोल समझ नहीं आ रहा, तो वो बहुत अफेंड हो जाते थे। क्या बात कर दी यार, मैंने ऑफ़र किया आप मना कर रहे हैं, वो वाली चीज़ होती थी। तो वो एक बड़ा जो है ना कल्ट था वो उस वक्त कि भाई ये आप मना नहीं कर सकते। क्योंकि मैं देखता था PTV में जाता था, बहुत सारे एक्टर्स जो होते थे, जो एक्टर्स बनना चाहते थे, उनका काम बस ये होता था सुबह आए PTV में सब डायरेक्टर्स को अस्सलाम वालेकुम सर ये करते हुए, और वो फिर अपने अपने कामों पे जाते थे ताकि वो नज़र में रहें। अब तो ये सोशल मीडिया से आप नज़र में रहते हैं ना, उस वक्त ये था ऑर्गेनिकली कि भाई अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक हैं, वही हाँ भाई क्या हाल है। तो फिर वो नज़र में रहते थे, फिर वो डायरेक्टर को होता था अच्छा भाई उसको बुला लो। तो वो उस वक्त ये तरीक़ाकार होता था। तो वो मैं एक मॉडलिंग बैकग्राउंड से गया हुआ था, तो मैं कहता था भाई मैं टॉप मॉडल हूँ और ये हूँ वो हूँ। तो मैं मतलब वो उस चीज़ में मैं पढ़ना नहीं चाहता था, कि मैं चाहता था कि मेरी चॉइस हो। तो मुझे याद है एक आध दफ़ा मैंने मना किया तो वो डायरेक्टर्स बड़े ऑफेंड हो जाते थे। फिर मैंने कहा यार ये तो देखें मेरा राइट है, ये मेरी मर्ज़ी है, अगर एक मुझे रोल समझ नहीं आ रहा तो मैं वो क्यों वो वेस्ट करूं। तो इस तरह होता था, लेकिन वो ऑफेंड होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली
वो कल्चर चेंज हुआ। प्राइवेट चैनल जब आए तो वो कल्चर चेंज होना शुरू हुआ कि फिर काम बहुत ज़्यादा होता था, तो एक्टर्स के पास भी चॉइस होती थी, तो डायरेक्टर्स को भी था यार इसको लेना है, अगर ये नहीं लेंगे तो ये मना कर देगा, तो वो लोग भी थोड़ा उन्होंने भी अपनी अप्रोच चेंज की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होती गई चीज़ें, बढ़ता गया काम, एक के बाद दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, तो काम जब बढ़ना शुरू हुआ तो वो जो मोनोटनी थी ना, एक फिर नए डायरेक्टर्स आना शुरू हुए, तो वो वाला बैलेंस हो गई खुद ही चीज़ें। अब तो ये होता है कि चॉइस होती है आपके पास कि आप करना चाहते हैं। अच्छा, आप ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ इंसान की अप्रोच भी चेंज होती है, लर्निंग भी चेंज होती है, वो इवॉल्व भी करता है, बट उस वक्त लेट्स से कशकोल के बाद अगर कोई आपके पास स्क्रिप्ट आता था तो आप उसमें क्या चीज़ देखते थे और क्या चीज़ की वजह से आपको लगता था हाँ ये करना चाहिए, है क्या चीज़ की वजह से आपको लगता था यार ये मेरे बस की बात नहीं है? डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो देखते हैं कि आपके रोल की या आपका जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस स्टोरी के अंदर क्या है। मैं तो हमेशा से यही देखता था, अब भी यही देखता हूँ कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उसमें। फिर मैं ये देखता हूँ कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कहीं मैं फिलर तो नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं नहीं हूँ इसमें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं हूँ तो मैं क्या उसमें वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मेरे कैरेक्टर की वजह से क्या वैल्यू ऐड हो रही है। अगर कुछ नहीं ऐड हो रही वैल्यू, ये कैरेक्टर है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कर लेगा इसको, तो वो फिर मैं छोड़ देता हूँ चीज़। जब मुझे लगता है कि हाँ यार ये इसमें मैं करूँगा तो मैं कुछ अपनी चीज़ें इसमें ऐड करूँगा तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या ये विजिबल ज़्यादा होगा और ये प्रोमिनेंट होगा ये चीज़, तो उसमें मुझे परफॉर्म करने को भी मिलेगा। जहाँ आपको लग रहा होता है स्ट्रेट है, बिल्कुल कुछ परफॉर्मेंस का मार्जिन भी नहीं है, सीधा सीधा आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो वाली चीज़ फिर मैं अवॉइड कर देता हूँ। तो वो इस तरह देखता हूँ मैं उस चीज़ को कि मुझे कुछ उससे मुझे अपनी भी सेटिस्फेक्शन मिले ना एज एन एक्टर। बिल्कुल सही, फेयर इनफ। अच्छा, फिर नए चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स का दौर आया और एक के बाद एक आया। म्यूज़िक में भी बहुत सारे चैनल्स आए और ड्रामे के तो अभी तक आ रहे हैं। आपको एज ऑफ मतलब अगर हम आज से कंपेयर करें प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग थोड़े जैसे पीटीवी का दौर हो गया, एनटीएम के लोग, गज़नफ़र अली साहब हो गए, इस तरह के डायरेक्टर वगैरह हो गए, काफ़ी जिनके बारे में हमने सुना है कि मतलब वो उनका वर्क एथिक जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होता था, टाइम टू टाइम चीज़ें होती थी और कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं छोड़ते थे। आपको लगता है कि वो चीज़ अभी भी है या अभी लैक करती है इंडस्ट्री में? उस वक्त मुझे लगता है कि जब हम शूट कर रहे होते थे तो उस वक्त कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है पहले की बनिस्बत। काम बहुत दिल से करते थे, सब रिहर्सल्स बहुत होती थी। आजकल के हमारे काम में रिहर्सल्स नहीं है। वो उस वक्त हम जब कोई ड्रामा करते थे तो कम से कम 15 दिन का एक रिहर्सल सेशन होता था जिसमें सब एक्टर्स बैठे हुए पूरे कमरे में और डायरेक्टर सामने बैठे, टेबल रीडिंग। अब वो रीडिंग कर रहे हैं, जिसकी लाइन जब आई स्क्रिप्ट में एपिसोड वाइज होता था, हर रोज़ एक एपिसोड करनी है या 2 की रीडिंग करनी है, तो वो पढ़ते थे, जिसकी जब लाइन आई उसने बोला तो डायरेक्टर उसी वक्त उनको करेक्ट करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, इसके अंदर फील लेके आओ, ये तुम ऐसे बोलोगे, खड़े होगे या बैठे होगे, उस तरह से लाओ, फील ऐड करो इसमें, ये करो। तो वो उसी वक्त जब हम सेट पे जाते थे तो हम तैयार होते थे, तो वो काम बड़ा आसान हो जाता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हमें सेट मैं उन एक्टर्स में से हूँ, बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे जो कि पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं पूरा, तो मैं सिर्फ ये नहीं करता कि अपना पार्ट निकाला वो पढ़ लिया, तो मुझे कनेक्शन ही नहीं पता लगता कि फिर मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं उस हिसाब से फिर माइनर एक्सप्रेशन के चेंजेस जो हैं वो आपके को वैल्यू बहुत ऐड कर रहे होते हैं आपके सीन के अंदर, तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। बहुत से जो बेहतर एक्टिंग कर रहे होते हैं लोग या अच्छे एक्टर्स हैं वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो फिर आप सेट पे जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है सिचुएशन का। लेकिन याद करने के लिए हम लोगों का ब्रेन ऐसा ट्रेन हो गया हुआ है कि अब अगर 6 पेज का भी सीन आता है तो हम सीन से पहले उसको याद कर लेते हैं 4-5 मिनट के अंदर, तो वो एक ऐसी ट्रेनिंग हो गई हुई है, आपके ब्रेन की सेट हो जाता है ट्रेन के। वो अगर किसी ऑर्डिनरी आदमी को आप दें कि यार याद करना ज़रा 6 पेज, तो वो कहेगा भाई ये तो सुबह बताऊंगा मैं आपको। तो हमने तो उस तरह ट्रेन कर लिया और सारे एक्टर्स इसी तरह कर रहे होते हैं, तो सबका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है इस तरह से। पहले क्या होता था कि कोई रूटीन नहीं होता था, हमें ये नहीं पता होता था। अभी हमें पता है कि संडे हमारा ऑफ है, 10 बजे तक शूट होगी, मैक्सिमम 10:30 होगी, अगर लेट हो रहे हैं तो फिर हमें बता दिया जाता है आज भाई इवेंट है तो सीन लेट होंगे,
तो ये होता है, पहले ये नहीं होता था। शुरू होने का टाइम अगर सुबह का है 10 बजे का, तो आप 10 बजे जाके बैठ जाएं। अब शूट 1 बजे शुरू हो, 2 बजे शुरू हो, ये नहीं पता होता था। फिर ख़त्म कब होगी ये नहीं पता होता था। मुझे याद है हम सुबह 4-4 बजे तक भी शूटिंग करते थे, 5-5 बजे तक भी। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो था ही नहीं टाइम का। तो सारा आपका जो है ना ऑर्डर, आप कोई और काम कर रहे हो तो वो डिस्टर्ब हो जाता था। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था कि भाई मैं सुबह अगर काम पे जाना है तो मुझे नहीं पता आज शूट कब ख़त्म होगी। तो अब थोड़ा चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको एक टाइम दिया जाता है कि भाई 15 दिन चाहिए आप, 15 दिन में आपके ख़त्म हो जाएगा, या 30 डेज़ चाहिए, 30 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा आपका काम। तो उस हिसाब से फिर चल रहा होता है। तो वो उस हिसाब से ही टीम पूरी उसको ऑर्गेनाइज करती है कि आज यहाँ सीन है, आज यहाँ है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा बेहतर कम्युनिकेशन भी आसान हो गई है ना, तो इट्स वेरी इजी टू कोलैबोरेट। पहले क्या होता था कंटिन्यूटी, अब तो फ़ोन से या कैमरे से वो कंटिन्यूटी बना लेते हैं कपड़ों की। पहले जो एसोसिएट डायरेक्टर होते थे वो पूरा स्केच करते थे कि ये है वाइट शर्ट है तो उसका कॉलर यूं है, ये फलाना लेबल है, इस पे ऊपर ऑफ वाइट बटन लगा है, और लड़कियों जैसे हैं तो आपकी ज्वेलरी है तो वो कान में ये है तो ये डिज़ाइन है उसका, ये स्टार बना हुआ है। और वो फिर इस तरह किया जाता था, कैमरे से मैच किया जाता था। कंटिन्यूटी मैं समझा दूं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ड्रामे की शूट हो रही है, मेरा ये बटन खुला हुआ है, ठीक है, डायरेक्टर ने बोला कट। अब ये पूरी लाइटें चेंज होंगी, सारे कैमरे चेंज होंगे, तब तक पता नहीं मुझे क्या हुआ, गर्मी लगी, मैंने बटन खोल दिया, पहले बंद था अब खोल दिया। अब यहाँ से होगा तो जब आप सीन देखेंगे ना तो इस कैमरे से बटन बंद ऐसे खुला है, अक्सर जो हम मिस्टेक्स पकड़ते हैं। और दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल आज आपने सीन किया, कमरे के अंदर आप हैं और आप सीन दरवाजे से बाहर गए, कम्युनिकेशन बाहर गए। अब बाहर वाला सीन 15 दिन बाद है। हाँ, 15 दिन बाद जब आउटडोर करेंगे तब होगा ना वो। तो वो उस वक्त आपने क्या कपड़े पहने हुए थे, किस तरह स्लीव रोल थी नहीं थी, तो वो फिर 15 दिन बाद पता चला। आप यहाँ से दूसरी घड़ी पहन के बाहर आए तो दूसरी घड़ी पहनी हुई है, बटन यहाँ तक खुला हुआ है, यहाँ स्लीव रोल थी वो नीचे है, तो वो जंप आ जाएगा एकदम। यही चीज़ मैंने नोटिस की थी जब मैं घबराना नहीं है कि शूट कर रहा था, तो हर सीन के बाद लड़की आके मेरी पिक्चर लेती थी। हाँ, जब कैमरे शिफ्ट होने होते थे तो मेरी पिक्चर लेती थी हर जगह से और कहती थी यही रखना है आपने। फिर वो आके मैच करती थी कि हाँ ठीक है। तो कंटिन्यूटी इसलिए बड़ी जरूरी, वरना बोलते हैं अरे बटन लग गया, अरे घड़ी कौन सी चीज। और अब तो फौरन सोशल मीडिया पे आ जाता है, अरे भाई सर्कल करके बाहर आए तो एकदम चेंज हो गए। तो वो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अभी आपने बात की कि चूंकि उस ज़माने में टाइमिंग का वो था नहीं, तो जो बंदा जॉब करता बड़ा सफ़र करता। आपने कभी जॉब वाली लाइन में है या फिर आप जब से फिर इसमें आए तो फिर इसी के होके रहे? नहीं, मैं जॉब कभी नहीं की, और जॉब मुझे शौक नहीं था करने का। मुझे ये था कि बिज़नेस करूं कोई। तो हमेशा से मैं हमारा फैमिली बिज़नेस में बहुत सारे लोग प्रिंटिंग बिज़नेस में थे, तो मैं वो सीखता था। मैंने उसी टाइम पे जब मैं मॉडलिंग कर रहा था, पढ़ रहा था, मैंने उसी को बीच में इंक्लूड किया। मैं बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के जैसे कपड़ों के शूट हैं या लेदर जैकेट्स के शूट्स हैं, तो मैं उनसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेता था कि मैं आपको ब्रोशर भी प्रिंट करके दूंगा, और बड़े अच्छा काम करता था क्योंकि सारा प्रिंटिंग फैमिली थी। तो वो साथ साथ मैं काम वो भी कर रहा होता था। फिर शौक़ था कि ब्रांड बनूं मैं और ब्रांड करूं कुछ। तो फिर मैंने कपड़ों का ब्रांड ही, जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की उसके साथ ही मैंने कपड़ों का ब्रांड भी अपना। अच्छा, आई थिंक यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल बिल्कुल जिनकी कुर्ते की दुकान थी पार्क टावर में। पार्क टावर नहीं, सबसे पहले मैंने जमजमा पे खोली। जमजमा पे जब मैंने खोली तो वो साथ साथ सीख भी रहा था और बना भी रहा था काम। फिर हुआ कि थोड़ा सा और इसमें सीखूं, लंदन गया, वहाँ से कुछ कोर्सेज़ किए, अपने आप को थोड़ा वो कैसे आप थीम के ऊपर कैसे कपड़े बनाते हैं, कलेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें ना, एक वो डिज़ाइनर वे में किस तरह आप चीज़ें कर रहे होते हैं। तो वो मैंने उस पर काम किया। तो वो वहाँ से पढ़ के आया, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, बिज़नेस को ग्रो किया। जमजमा पे मैं बैठता था, बड़े फैंस आते थे मिलने के लिए। तो वो फ़ैन क्लब एक वो हो जाता था, क्योंकि मैं 2 घंटे बैठता था, सबको पता लग गया कि भाई ये इस वक्त यहाँ बैठता है। तो फैमिलीज़ भी आ रही होती थी, ऑफिस से लोग आते हुए रुकते थे, बड़ी दोस्तियाँ मेरी वहाँ हो गई बहुत लोगों से जो अब भी मिलते हैं। तो वो मेरे सिर्फ वहाँ बैठने से मेरे कॉन्टैक्ट्स और बहुत लोगों से बने। तो वो टाइम था।
फिर वो हम ग्रो करते गए, एक के बाद दो, फिर हम कोई 7-8 आउटलेट्स मेरी थी। माशाल्लाह। 2012-13 में मैंने अपने ब्रांड को रोका बिकॉज आई वेंट इनटू अ रॉन्ग पार्टनरशिप। एक हमारे दोस्त मिले जिम में होते थे, तो नाम ले ले, माँ की आँख। अरे मैंने जिम बोल दिया, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा ब्रांड बनाएंगे, इसको हम और लेके चलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और आईटी का बिज़नेस उनका। तो मैंने कहा यार मैं तो जितना काम कर सकता हूँ उतना ही एक्सपेंड करूँगा। तो अब जो है वो कहने लगे कि हाँ सही है, मतलब अब मैं जब इसमें आ जाऊँगा तो ज़ाहिर है आईटी का बंदा हूँ, तो फिर इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके हम बड़े लेवल पे लेके चलेंगे। तो उनका मकसद कुछ और था, उनको अपना ब्लैक का पैसा शायद वाइट करना था। बाद में वो दुबई जाके भाग गए और वहाँ बैठ गए, और उन्होंने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो उस पॉइंट के ऊपर मुझे ये था कि मेरे ब्रांड की इतना नाम है, इतनी मेरी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मैं तो मैन्युफैक्चरिंग खुद देखता था, एक एक चीज़, एक एक पीस। तो ये पॉडकास्ट तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। बात यह है कि मुल्क में सियासी गहमा गहमी रहती है, गर्मा गर्म खबरें चलती रहती है, लेकिन भैया मैंने तो खली वली न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दिए हैं। क्या सच है क्या झूठ वो पता नहीं है, और चीखना चिल्लाना और। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाई अप टू डेट नहीं रहता। इससे बेहतर है कि हफ्ते में 2 बार 30 से 40 मिनट की पॉडकास्ट नाजुक मोड़ बंदा सुन ले, क्योंकि उसमें जो होस्ट हैं अंबर शम्सी जो कि फॉर्मर बीबीसी जर्नलिस्ट हैं, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त उजैर यूनुस बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में क्या डेवलपमेंट्स है, चाहे वो सियासी हो माशी हो। अच्छी इंफॉर्मेशन आपको 2 एपिसोड में मिल जाती है। जैसे कि हालिया दिनों में इंडिया में कर्नाटका में इलेक्शन हुए, तो इंडिया से भी एक एक्सपर्ट उन्होंने अपने प्रोग्राम में लिया था, तो एक अच्छा एक्सपोजर आपको छोटी सी एपिसोड में मिल जाता है। तो नाजुक मोड़ की पॉडकास्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट, यू विल बी अपडेटेड। देखता था अपने हाथों से, अपनी आंखों के नज़रों से मेरी ना गुजरे, क्यूसी चेक कर लेता था, बट मैं स्टोर्स पे जाने से पहले वो चेक करता था। तो वो सारा मिसमैनेज हो गया बहुत शदीद किस्म का। तो मेरे लिए जो ना एक वो केओस बन गई थी वो चीज़। तो मैंने कहा इसको यहाँ रोकता हूँ। मैं उस वक्त ऑलरेडी ड्रामा प्रोडक्शन में आ चुका था, तो मैंने कहा अभी यहाँ लेके जाता हूँ, फिर मैं इसको दोबारा कहीं किसी पॉइंट पे रिज्यूम करूँगा। अब मैं बड़ा सोचता हूँ और मैं इंशाल्लाह करूँगा, लेकिन अब मसला ये होता है कि अब मैं मैन्युफैक्चरिंग और उस अच्छा, क्लोथिंग रोक लिया आपने? क्लोथिंग फिर मैंने रोक दी थी वहाँ 2012 में। तो अब मैं किसी ब्रांड के साथ, अब ये इजी हो गया है कि आप किसी ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाएं। अब मेरी ऑलरेडी रिकॉल बहुत अच्छी है, तो वो मैं किसी के साथ फिर स्टार्ट करूँगा। बट वो था क्योंकि ब्रांड बनाने का और करने का शौक़, तो फिर हम दूसरे ब्रांड में आ गए, वो भी जिक्र करेंगे। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम वो पुराने ड्रामे देखते थे तो वार्डरोब में हमेशा टीजेस लिखा था। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टीजेस था, फिर एजाज आने लग गया था। ये मुझे अच्छी तरह याद है। और आपकी मुझे जो आउटलेट याद है वो पार्क टावर वाली याद है। पार्क टावर्स मेरी 3rd आउटलेट थी। इंटरेस्टिंग। तो और आपने आउटलेट्स टीजे का जिक्र कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो मेरा जब ये हुआ ना, जब सेकंड ड्रामे की मुझे कशकोल की कॉल आई, तो मैं गया काजिम साहब के पास और उन्होंने मुझे बुलाया, भाई आ जाना। मैंने कहा कहाँ है वो? खैर पहुंच गए, शहीद मिल्लत पे उनका ऑफिस था, वहाँ पहुँचे, उन्होंने स्क्रिप्ट दी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको। कहने लगे बताता हूँ क्या मतलब भाई? मैंने कहा वो पढ़ूँ तो सही। कहने लगा अच्छा जाओ। लेके गया, वही अम्मा ने स्क्रिप्ट देगा, अम्मा ने कहा वापस करके आओ। मैं वापस करने गया तो काजिम साहब ऐसे बैठे हुए थे सामने मेरे, छत से उछल गए, पागल हो, रो, आंखों से आंसू। मैंने कहा भाई कौन आदमी है ये, आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं इनके? ऐसे चीख रहे हैं जोर जोर से, पागल हो गया ये। शबीर भाई भी साथ बैठे हुए थे, शबीर जानू। कहने लगे अरे भाई क्या हो गया? मैंने कहा यार नहीं कर रहा मैं, अम्मी ने मना कर दिया। पागल आदमी, इसको समझो। वो ऐसे हो गए ना कि उनको लगे कोई चीज़ हाथ आए और मैं इसको मारूं। मैंने कहा भाई क्या आदमी है, मैं जा रहा हूँ भाई। मैंने कहने लगे यार तुम्हें पता है ये चीज़ क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी यार ये। उफ, इतना उन्होंने मुझे डांटा वांटा, उछल गए ना आंसू, अरे लाल गुस्से से। मैंने कहा भाई अगला आएगा सर वो कर लेंगे, अभी जाने दे, छोड़े। मैं रख के आ गया। मैं आया घर, अम्मी को कन्विंस करने की कोशिश। अम्मी कहना कि नहीं, पहले अपना ख़त्म करो पढ़ाई, उसके बाद देखेंगे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना, वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे, खालाजाद भाई भी थे। उनसे मैंने अम्मी को फ़ोन करा, अम्मी उनकी मानती थी। उन्होंने कहा भैया आप करने दें उसको, एक ड्रामा है क्या हो जाएगा, आप एक करने दें, वो उसके बाद फिर नहीं करेगा। तो फिर अम्मी मान गई, कहने लगी चलो बस एक करना, इसके बाद नहीं। तो मैंने दूसरे दिन काजिम साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा काजिम साहब सलाम। कहने लगे हाँ क्या बात है? मैंने कहा वो इजाज़त मिल गई। अरे यार, कहने लगे अब मैंने दूसरे लड़के को कर लिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ठहरो। मैंने कहा
क्या मतलब? कहने लगे यार वो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसमें वो मासूमियत नहीं है, तो तुम ऐसा करो कल आओ ईस्टर्न स्टूडियो शाम में 5 बजे। तो मैं चला गया ईस्टर्न स्टूडियो 5 बजे। कहने लगे ये रीडिंग करो। स्क्रिप्ट दिया, मैं जैसे रीडिंग करते हैं स्ट्रेट रीडिंग कर दी, देखते रहे मुझे। कहने लगे बस मैं रीडिंग कर ली ना, बस मैं बाकी संभाल लूँगा। सुबह तुमने जो है ना 11 बजे जाना है टीजेस। तो टीजेस से मुझे ये याद आया, मैंने कहा अरे अच्छा टीजेस ये होता कहाँ था? तारिक रोड पे? बहादुराबाद। हाँ। बहादुराबाद में इनकी फैक्ट्री थी, ऑफिस था, वो अब है? घर था। अब मुझे नहीं पता कहाँ है है, लेकिन ब्रांड मेरे ख्याल में है। उस वक्त बहुत नाम था टीजे, बिल्कुल ही। हर ड्रामे में वार्डरोब टीजे और बड़े अच्छे बनाते थे कपड़े। तो वो मेरा साइज़ वाइज इतना बड़ी फैक्ट्री, और वो उन्होंने मेरा लिया साइज़। तो 1 हफ्ते के बाद मेरी शूट थी, और दवा के कपड़े, शर्टें को 50 शर्टें, तो 20 कुर्ते शलवार, ट्राउज़र, जो हो सकता था। उन्होंने कहा भाई हीरो है इसके तो बहुत सीन है, हर सीन में अलग कपड़े पहनेगा। तो वो उन्होंने भेज दिया, अब इतनी वार्डरोब आ गई। मैंने कहा यार वाह, ये तो मज़े हो गए, फ्री में इतने कपड़े। और उस वक्त तो आप ख़रीद रहे होते हैं ना पैसे जमा करके। तो बस वो टीजेस का वो दौर था, बड़ा उन्होंने उसका किया। फिर उसके बाद जब मैं आया बिज़नेस में, फिर हम लोग भी इसी तरह करते थे, कपड़े वो कर रहे हैं। तो वो मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी थी। मैंने नोटिस किया आप में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है। बहुत शौक़ है मुझे। फैमिली से आई है आपको? शायद फैमिली से है, और प्लस ये कि मैं फिर जब करता हूँ ना, तो मैं बड़ा वो वाला काम करता हूँ जो मैं बड़े पैशन से कर सकूँ, बड़ा इन्वॉल्व होके। मैं ऊपर सरफेस लेवल पर काम नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं होता कि यार आप आए तो आपने कहा कि यार ये चीज़ है और इसको कर दो, तो मुझे अगर कुछ उसमें फ़ायदा हो रहा होगा तो मैं कर दूँ। मैं जब इन्वॉल्व होऊंगा ना, तो मैं उसको एंजॉय करके करता हूँ। तो पूरी एक जर्नी बनाता हूँ उसमें जब हम ग्रो करते हैं, ग्रेजुअली उसको लेके जाते हैं। वो पेशेंस बहुत लोगों में नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये काम कर लेते हैं, तो वो ये कहते हैं यार अबे इतना टाइम लगेगा यार, इसमें 2 साल में जाके ये चीज़ बनेगी। तो वो आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूसरी। मुझे वो बड़ा शौक़ है कि प्रोसेस पूरा मैं गुजरूँ, मैं सीखूँ, मेरी लर्निंग हो। तो अभी जैसे मेरा ब्रांड है परफ्यूम, और जो हमारी स्किन केयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़ा उसके पीछे 3-4 साल रिसर्च करके फिर हमने वो चीज़ें बनाई। और इसी तरह परफ्यूम्स मेरे लिए नया बिज़नेस था। जब 1 से 1.5 साल पहले जब लॉन्च किया, तो उसको सीखा कैसे परफ्यूम के नोट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, उसका टॉप नोट, मिड नोट, बेस नोट क्या होता है, किस तरह हमारी पाकिस्तान की मार्केट जो है वो लेती है वो परफ्यूम्स को, किस तरह उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, इंटरनेशनल बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो सब चीज़ें ना, वो जब हम बना रहे होते हैं ना, तो उस प्रोसेस में आप लर्न कर रहे होते हैं। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो मैं उसके साथ फिर मेरी भी लर्निंग होती है, मैं भी ग्रो करता हूँ। फिर मैं इन्वॉल्व बहुत रहता हूँ कि नॉट ओनली के मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम आप उसमें लोगों तक, अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप, तो वो मैक्सिमम लोगों तक आपकी रीच होनी चाहिए कि भाई आप वो ट्राई तो करें एटलीस्ट। तो फिर उसको आइडिया डिफरेंस पता लगेगा गुड एंड बैड का। तो वो मुझे उस जर्नी में बड़ा मज़ा आता है। तो वो एंटरप्रेन्योर एक अंदर ऐसा है कि बस जो करना है वो सीख के करो। फिर जब घुस जाऊँगा काम में, तो फिर उसकी पूरी तह तक जाता हूँ, ताकि कोई मुझसे सवाल करे तो मुझे पता हो कि यार ये जानता है अपने काम को। ऐसा नहीं है कि किसी की चीज़ को लेके आगे चला। नहीं, दैट इज़ ट्रू। नॉट ओनली आप स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के बिजनेस में, आप खुद स्किन केयर के बारे में इतना जानते हैं कि इंडस्ट्री में आपको सब मर्दों की ज़ुबैदा आपा कहते हैं। ये भी है। और फिर बड़े लोग कोई रेमेडीज़ हो जाती हैं, चाहिए होती हैं, जो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फ़ोन करते हैं, यार ये बताओ, यार ये बताओ। मेरे जो एक्टर दोस्त हैं उनके फैमिली से भी, बेगमात भी, वो ख़ुद भी, वो भी पूछ रहे होते हैं। तो मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ अगर मैं किसी को अच्छी चीज़ बता रहा हूँ और कोई इंटरेस्ट टोट का सेक्शन लगाते हैं अभी हम थोड़ी देर में। अच्छा एजाज भाई, कभी आपको बॉलीवुड से ऑफर आई, कभी इंडिया से काम करने की किसी भी किस्म की? नहीं, मुझे बॉलीवुड से तो नहीं आई, लेकिन इंटरनेशनल ऑफ़र? इंटरनेशनल मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र एक ज़माने में आई थी। वो भी एक किस्सा था। हम एग्ज़िबिशन करने में, अपने कपड़ों की करने गया हुआ था एग्ज़िबिशन, और कनाडा में।
तो वहाँ एग्जीबिशन चल रही है, मेरे कपड़े लगे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, मैं मॉडल होता था उस वक्त, मैं खुद खड़ा हुआ, तो लोग आके तस्वीरें भी खिंचा रहे होते थे मेरे साथ। तो वहाँ एक दिन कोई वहाँ के कोई आए होंगे एडवर्टाइजिंग वाले या कुछ, तो उन्होंने देखा कि ये रश लगा हुआ है, क्या हो रहा है भाई, ये कौन है जो आदमी जिसके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे देखा वेखा, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ, वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। तो वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू मॉडल इन अ कैंपेन। तो मैंने कहा हाँ, मैंने नॉर्मल लिया, मेरे साथ उस वक्त एक कोरियोग्राफर होते हैं यहाँ के, वो भी थे। तो वो कहने लगे क्या भाई क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कोई मॉडलिंग की ऑफ़र कर रहा है, यहाँ तो हम 5-10 दिन है, क्या मैं करूँगा। तो उसने मुझे कहा कि मैं कल दोबारा आऊँगा, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वो अगले दिन फिर दोबारा आया, उसने कहा कि व्हाट इफ़ से कि तुम अपनी जो चेस्ट है ना वो शेव कर दो। उस वक्त वो ज़माना नहीं था, मैंने कहा यार क्या अजीब लगेगा चेस्ट शेव करके। उसने कहा वो जीन्स है और वो उसका शूट है, तो वो बसेस के ऊपर और ये सारा और वो। तो मैंने कहा यार ये मुझे आई एम नॉट श्योर, मैं सोच के बताऊंगा। वो ना अफेंड हो गया, वो कहने लगा भाई वो मुझे नहीं पता था कौन सी कोई बड़ी एजेंसी है क्या है। मैंने जब उसको बोला ना आई थिंक अबाउट इट, वो ऑफेंड हो गया, वो चले गया। दूसरे दिन फिर वो हमारे एक और उधर ब्रांड था, तो उनको कहीं मिले, उनका कोई वो शूट वूट कर रहे थे, तो वो उन्होंने उनसे शिकायत की कि यार ये तो एटीट्यूड दिखा रहा था भाई, उसको पता नहीं था कि क्या ब्रांड है वो। फिर मुझे उन्होंने आके बताया, वो हमारी डिज़ाइनर थी बड़ी सीनियर, वो कहने कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है वो कि कौन सा ब्रांड था जिसकी वो जीन्स तुमसे शूट कराना चाह रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो उसने नहीं बताया था क्या था। ये गैस जीन्स थी, पूरे अमेरिका कनाडा में तुम हर होर्डिंग पे होते। वो मेरे से एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिस हुई थी। तो मुझे चाहिए था, हमारे पास कोई उस वक्त एजेंट और ये नहीं होता था ना कि बैठ के डिटेल में बात करें। हम इधर बिजी, तस्वीरें लोग खींच रहे हैं, बस चलते फिरते बात की, अच्छा भाई कल बताएंगे, जाओ यार। वो वाली चीज़ हो गई, तो वो चीज़ हाथ से निकल गई। सही। फिर पाकिस्तानी फिल्में बहुत ऑफ़र हुई, लेकिन मुझे लगता था वो टेम्परामेंट ही नहीं था कि मैं वो करता। बहुत बहुत ऑफ़र हुई, बड़े बड़े डायरेक्टर, नज़रुल इस्लाम और, तो वो फिर मैंने नहीं की। तो अब उस वक्त अब फिल्में अच्छी बनना शुरू हुई हैं। अभी मैंने कर रखी है फिल्म, वो अभी गई हुई है कांस फिल्म फेस्टिवल में, उसकी एंट्री के लिए गई हुई है। बड़ी इमोशनल सी फिल्म है, बहुत डिफरेंट सी स्टोरी है, कैलाश के ऊपर सब्जेक्ट है उसका। तो इस तरह नहीं, इंडिया ऑब्वियसली जब आप कुछ एक आध चीज़ ऐसी कर लेते हैं कोई इंटरनेशनल, तो फिर वो आप इंटरनेशनल उसके अंदर आ जाते हैं। तो मैंने इंडिया से कुछ वो नहीं सच किया, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल इस तरह की एक दफ़ा ये मॉडलिंग की हुई, एक दफ़ा एक मुझे और फिल्म का मेरा ऑडिशन हुआ था, वो भी इंटरनेशनल थी, वो हॉलीवुड थी, लेकिन वो उसके अंदर इंडिया से भी लोग थे और मतलब बहुत सारे एशियन कंट्रीज से जो है ना वो उन्होंने ऑडिशन किए हुए थे। तो वो उसमें सिलेक्शन यहाँ से पाकिस्तान से किसी का ही नहीं हुआ था। ओह अच्छा अच्छा। उनको ये लगता था कि हम लोग बड़ा मेलोड्रामेटिक, बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग सीन करते हुए, उनको स्ट्रेट एक्टिंग चाहिए थी गोरों वाली। हमारे जो सबके ऑडिशन हुए सब अपने फुल एक्सप्रेशन और इमोशन दे के कर रहे थे, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सब नाम थे, तो वो नहीं हुआ था। आपके फेवरेट एक्टर्स या एक्ट्रेस कौन है करंटली या जो पुराने हों? तलत साहब हमेशा ही फेवरेट रहे हैं हमारे, उनसे सीखा बहुत। वाहिद वो एक्टर हैं जो हमें सिखा रहे होते थे, वो हमें वोकल्स की ट्रेनिंग कैसे करनी है और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कैसे काम करना है। ये बड़ी बेसिक चीज़ें थी जो कि हमें किसी को भी नहीं पता होती। लोग आते हैं खुद ही अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह समझाया, क्योंकि वो थिएटर करते थे और यूके में करते थे, तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा तलत साहब आप बताते क्यों नहीं है जब तक पूछो नहीं। तो वो कहते थे यार शुरू में मैंने एक आध कोशिश की थी, माइंड कर जाते हैं लोग, कहते हैं कि हमें पता है ये क्यों बता रहा है। तो कहने लगा उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब इसी तरह हम भी यही करते हैं, कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ, तो मुझसे फिर जिसको बता रहा हूँ ना वो बोलता है यार आप बताते क्यों नहीं है, ये चीज़ें हैं यार, ये भी होता है, हमें नहीं पता। तो वो फिर मैं भी यही जवाब देता हूँ, यार यहाँ सब अफेंड हो जाते हैं ना, किसी को कुछ बताओ तो वो देखता है कि भाई पता है मुझे। तो वो वाली चीज़। आपकी कभी किसी से राइवलरी रही इंडस्ट्री में? नेवर, कभी भी नहीं रही। सब दोस्त यार, सब दोस्त। और जिस टाइम के हम लोग हैं हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम लेके चल रहे होते थे कि भाई जिसकी जो चीज़ है वो करता जाए, जिसको जो चीज़ मिल रही है वो करता जाए। कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम एक दूसरे को वो सब रेफ़र भी कर देते थे, यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस ब्रांड के साथ हूँ,
तो मैं कंपेटिटर ब्रांड नहीं कर सकता, इससे करवा लें। तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा था। तो राइवलरी कभी किसी से नहीं रही, अपना काम किया और पॉजिटिव एनर्जी के साथ गए और वापस आए। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने कनाडा का जिक्र किया, ऑब्वियसली काफ़ी सारे एक्टर्स फॉर अवार्ड सेरेमनीज या वैसे भी अपने पर्सनल्स में काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो कोई ट्रैवल स्टोरी सुनाए, कोई मज़े की, कोई फ़ैन इंटरेक्शन हो या कोई ऐसा वाक़या हो गया, फंस गए हो, कुछ भी, एनीथिंग। अच्छा, पहले जो ड्रामे का एक दौर आया था कि सारे ड्रामे बाहर शूट होते, दुबई शूट होते थे। इधर हम मैंने दुबई में शूट किया, टर्की में कई दफ़ा शूट किए, मलेशिया, स्कॉटलैंड में भी होते थे। स्कॉटलैंड में तो बहुत किए, स्कॉटलैंड में बहुत ड्रामे हमने शूट किए। और इसी तरह आज़रबाईजान और ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी जगह हैं जहाँ, ऑस्ट्रेलिया मैं नहीं गया लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रामे शूट होते रहे। तो बहुत, ये कब की बात है यार? ये है 2001 से लेके 2010 तक का जो एक, क्योंकि अब तो सब बंगलों में होता है। अब बंगले रेंट हुए हुए क्लिफ्टन डिफेंस के, कौन से वाले बंगले में आना है वहीं शूट हो रही है। हाँ, वही तो घर अब दिखा ये होता है कि चैनल कहता है कि भाई आप बाहर जाके शूट करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो भाई हम तो वो कॉस्ट नहीं अब बेयर कर सकते। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, करेंसी फी हो हमारी गई। डीवैल्यू हो गई, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये पिछले कोई 10-12 साल से चैनल ने कम्प्लीटली मना कर दिया कि भाई बाहर जाके नहीं बनाना। कोई चैनल की अपनी प्रोडक्शन होती है तो वो लोग बाहर ले जाते हैं, तो उस पर शूट करके ले आते हैं, या फिल्म होती है तो उसके बजट्स होते हैं, वो चले जाते हैं। तो ये कोई 10-12 साल से ये सिस्टम ख़त्म हो गया। ट्रैवल के बड़े वाक़यात हैं। हर दफ़ा हम जब भी ट्रैवल करते थे तो कोई ना कोई मेमोरीज़ होती थी जो बना के आते थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, हम जब स्कॉटलैंड जा रहे थे, 2001 की ही बात है, तो हम उसमें ड्रामे का कॉन्सेप्ट ये था कि मेरा कैरेक्टर उसमें ये था कि मैं एक इलीगल इमिग्रेंट, जैसे यहाँ से जाते हैं लोग स्ट्रगल करके, छुपते छुपाते हैं, कोई वो भाग के जाते हैं मुश्किल रास्तों से, कोई समंदर के थ्रू, कोई टनल्स के थ्रू, कोई वो सीवरेज लाइंस के थ्रू, लोग बहुत बॉर्डर्स क्रॉस करने की उस ज़माने में कोशिश करते थे और मिले भी ऐसे लोगों से। तो वो ये रोल था मेरा। अब वो दिखाया था कि पहले एम्स्टर्डम में जाता है तो वो सवीनियर्स नहीं होते, वो चादर रख के वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि पुलिस वाला तो नहीं है, जैसे ही आता है वो सामान उठाते हैं और भागते हैं। तो उस तरह का कैरेक्टर था। अब हम पहुँचे एम्स्टर्डम, फ्रांस पहुँचे सबसे पहले ना। एम्स्टर्डम से हम फ्रांस आए बाय रोड, और हमने कहा कि यार ये, उन्होंने कहा भाई रात में सख्त सर्दी, -10 -12 टेम्परेचर, और कैमरे छुप के वो लगाए हुए। हमने कहा कि भाई ये रात में ही शूट कर लो, अभी कुछ भी नहीं है, फटाफट शूट करो, सुबह यहाँ से निकलेंगे और एम्स्टर्डम करते हुए थोड़ा बहुत और फिर आगे निकल जाएंगे। अब वो आईफल टावर पे शूट और उसके नीचे शूट, बड़ा हमने रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक शूट की। उसके बाद हम होटल आए। तो अब फ्रांस में होता ही है कि आपने अगर फ्रेंच में कम्युनिकेशन शुरू की, पहले आपने किसी से रास्ता पूछा, तो अगर आपने शुरू में 2 लफ्ज़ फ्रेंच के नहीं बोले तो वो आपको घास ही नहीं डालते। वो अंग्रेज़ी आपने बोल दी ना तो वो आपको कहेगा अबे चलो यहाँ से, वो वाला सीन होता है। तो हम पूछते थे किसी से, वो हमें घास ही नहीं डाला। अब हम होटल में गए, वो होटल बुकिंग नहीं कराई हुई थी उन्होंने, हमारे प्रोड्यूसर ने, तो उसने कहा था यार ये एक्सप्रेस होटल है, यहाँ रात रुकेंगे और चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से वहीं जहाँ हम शूट कर रहे थे उसके आसपास एरिया में गए, तो उससे बोला भाई रूम दे दो, सुबह चले जाएंगे। तो उसने कहा भाई मैं तो ऐसे नहीं दूंगा, आप मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा दो। तो उसको एक्स्ट्रा दिए तो रूम ले लिया। उसने कहा, हमने कहा हम 3 बजे निकलेंगे यहाँ से। अब हम इतना थके हुए, हम खराटे लेने के चक्कर में हम जो है वो अच्छा फिर सुबह हो गई ना उसमें, तो हमने कहा नाश्ता करके सोते हैं। हम डाइनिंग में गए, मैं था, नबील था, जुल्फ़िकार शेख वगैरह, ये हम सारे 3-4 लोग बैठे हुए। अब वो उससे हमने अंग्रेज़ी में हमने उससे बोल दिया एग। अब वो एग किसको नहीं समझ आएगा, वो औरत माने ही ना, वो क्या तो समझ ही नहीं आ रहा, वो इशारे कर रही है। अब कोई हम मुर्गी की आवाज़ निकाल रहा है, कोई अंडा उसको यूं कर रहा है, कोई कुछ अंडे की वो मतलब हर तरह से हमने इशारे कर दिए, लेकिन उसने नहीं समझना था, वो नहीं समझी, नहीं दिया उसने हमें अंडा। जो चीज़ें पड़ी हुई थी हम खा के चले गए, कमरे में सोए हुए हम खर्राटे ले रहे हैं। 12 बजे थोड़ा से किसी ने लात मारी दरवाजे पे, दरवाज़ा खोल दिया। इतना लंबा 6 फुट 2 इंच का ना उनका सिक्योरिटी वाला, वो कहने लगा यू हैव 15 मिनट्स टू चेक आउट। हमने कहा भाई हमने तो 3 बजे तक का बोला। तो वो कहने लगा कि नीचे स्टाफ चेंज हो जाता है 12 बजे, बेटा जाओ उसको फिर पैसे दो जाके।
तो ये हमने कहा यार, उसने कहा 15 मिनट दे रहा हूँ, 15 मिनट में हम नहा रहे हैं एक ही बाथरूम में सारे, और नहा वहा के 2 रूम थे हमारे, 2 लोग, हमने नहा के एक साथ हम 20 मिनट में नीचे उतरे और वहाँ से चेकआउट किया। तो पर आगे भी बड़ी लंबी जर्नी थी। खैर हमने वहाँ बहुत मटेरियल शूट किया। अब हम पहुँचे स्कॉटलैंड, हमने कहा यार अब हम 2 दिन 3 दिन रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करके ना फिर सुकून से शूट करेंगे। 2 दिन के बाद सारी थकन उतर जाए, बहुत थक गए थे। 2 दिन के बाद शूट शुरू हुई। मेरा ही पहला सीन था पहले दिन का, तो वो 4 सीन हम करके लेके आए घर ला के। हमने कहा चलो भाई देखते हैं फ्रांस वाले सीन कैसे हुए हैं, एम्स्टर्डम वाले कैसे हुए। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा तो वो जो हमारा एसोसिएट डायरेक्टर था ना, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। हमने कहा क्या हुआ भाई, क्या? उस ज़माने में होता था, वो टेप के ऊपर रिकॉर्ड होता था, तो वो पहले एक वो बार चलाते थे, वो खाली रिकॉर्ड करते थे, वो कौन सी बार बोलते थे उसको, वो कलर की, वो एक कलर बार चलती थी। कलर बार चलती थी तो उसके आगे वो होता था कि भाई ये सीन ख़त्म हो गया, अब आगे ये शुरू होगा। तो क्यों वो होता था आगे चलाने के लिए, तो वो उन्होंने ना कलर बार रिकॉर्ड नहीं की थी उस वक्त। तो वो हुआ ये कि वो उन्होंने टेप रिवाइंड कर दी, और वो जितना हमने शूट किया था इतनी मुश्किलों में, तो सारा उसके ऊपर रिकॉर्ड हो गया नया से। सर रोने लगे, मैं तो बड़ा रोया, इतनी मेहनत ज़ाया गई। और वो ऐसे भी किस्से हैं जो फिर याद रह जाते हैं। वो इतने ज़बरदस्त सीन हुए थे, वो सारे रह गए। फिर वो कुछ नहीं, फिर कुछ रीशूट नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो मोन्टाजेस टाइप ही 3 चीज़ें, वो सारा फिर सीक्वेंस जो है वो कुछ वहीं स्कॉटलैंड में थोड़ा थोड़ा शूट किया। तो वो चीज़ ही नहीं थी वहाँ। आईफल टावर, उसकी लाइटें जो हैं वो जल रही हैं, बुझ रही हैं, वो सारी चीज़ें रह गई। फ़ोन बूथ के अंदर वो नबील ने बंदे को मारना था, वो सारा एक्शन निकल गया ड्रामे में। तो वो उसका गाना बड़ा मशहूर था, तेरी याद सतांदी। ओ ये वाला ड्रामा है, हाँ, सज्जाद अली का गाना। तो वो बस ये इस तरह के किस्से, पर खाने पीने के बड़े किस्से होते थे। आज़रबाईजान में लोगों को लैंग्वेज नहीं समझ आती थी। एक दिन मैं और फैसल थे उस ड्रामे में। ये कौन से ज़माने में गए थे आप? 2005। उस ज़माने में तो कोई नाम भी नहीं लेता था। तो आज़रबाईजान में उस वक्त नई वो वॉर ख़त्म हुई थी रशिया से, तो वहाँ बिल्डिंगों में बम के निशान और दीवारें टूटी हुई वो होती थी। तो वहाँ पर एक दिन हम दही ढूंढ रहे थे, योगर्ट मुझे खानी होती थी। मैंने कहा भाई वो ढूंढे, अब हम योगर्ट उसको कर रहे हैं, मिल्क यूँ उसको दिखा रहे हैं पहन के, वो समझ ही नहीं रहा। फिर फैसल कहने लगा यार इसको कैसे बताएं, दही चाहिए। वो कहने लगा दही 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 तो वो भी वहाँ पे दही बोलते हैं। तो वो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं, बड़े किस्से खाने पीने के तो बहुत होते थे। फिर शॉपिंग के फिर बड़ी बहुत और फिर जब साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। आपको सबसे ज़्यादा किससे मज़ा आता है ट्रैवल करके? ये अदनान, फैसल, हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है साथ, बहुत ज़्यादा। तो फुल एंटरटेनमेंट रहती है कि कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, अपने जा रहे हैं, फ़न कर रहे हैं। स्पेशली जब आप किसी इवेंट के लिए जाते हैं तो ज़रा ज़्यादा जो है वो आपके पास फ्री टाइम होता है। शूट के लिए जाते हैं तो फिर तो सुबह गए, रात में थक गए, फिर आप एक्स्ट्रा 3-4 दिन रुके हैं तो अपनी शॉपिंग कर ली, कहीं कुछ घूमना है तो घूम लिया, फिर होता है। लेकिन ये होता है जब काम इकट्ठे कर रहे होते हैं, आप शूट पे भी जा रहे होते हैं बाहर जाके, तो फिर आउटडोर ही शूट होता है ना, तो वो फिर आप साथ साथ चीज़ें भी देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, बीच में ब्रेक भी कर ली, जर्नी कुछ खाना पीना है, बैठ के खाना खा लिया, ये कर लिया, तो वो ज़रा चलता रहता है। आपकी अभी तक की फेवरेट जगह कौन सी रही जितना ट्रैवल किया? मुझे स्कॉटलैंड एक तो काफ़ी अच्छा लगता था, मज़ा आता था हर वक्त। मौसम जो है वो प्लेजेंट ही होता था। सर्दी में ज़रा मुश्किल होता था, बट यूजुअली वहाँ समर में भी आप जाएं तो मौसम प्लेजेंट होता था। बट टर्की में बड़ा मज़ा आया। आज़रबाईजान वाज वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। वो वैसे तो बंदा वहाँ जाता नहीं है, लेकिन हम जब शूट के लिए गए तो वो एक्सप्लोर किया। बहुत हिस्टोरिकल जगह है, जस्ट लाइक टर्की, और लैंग्वेज भी वहाँ टर्किश ही बोली जाती है, तो वहाँ बहुत मज़ा आया। फिर अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, फार ईस्ट, मलेशिया, ये इधर भी इधर बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। मॉडर्न, हाँ, थाईलैंड बिल्कुल अलग है। तो थाईलैंड, मलेशिया जो है वो मतलब बहुत सिमिलैरिटी है। तो वो वहाँ का खाना पीना से लेके और फिर शॉपिंग, बिल्डिंग्स, वेदर, सब वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। बहुत जगह ट्रैवल किया इस तरह। आप लोग अभी तक क्रिकेट खेलते हैं यार? एक तो आप लोगों की वजह से ना मुझे इतना वो होता है कि माशाल्लाह ऑल ऑफ यू गाइस आर सो फिट, और शर्म के मारे मैं जिम जा रहा हूँ, चौथा दिन है, मेरे हाथ दुखे हुए देख रहे, खुल नहीं रहे। ये खुल जाएंगे अगर मुस्तकिल करेंगे। हाँ, नहीं, मैं बहुत रेगुलर हुआ हूँ।
और आज हलवा पूरी खा ली। असल में वो बीवी बच्चे आए इंग्लैंड से, तो बस मैं यही है एयरपोर्ट से ना। लाते ही मैं चलो यार हलवा पूरी तो खा लो आज। तो आज थोड़ा सा चीट डे हो गया। नहीं वो आप खाएं, लेकिन ये है कि फिर आप एक लिमिट में खाएं ना। हम लोग क्या करते हैं, पूरी खानी शुरू की तो 4 खा ली। हाँ, मैं आप 3.5 खाई। आधी पूड़ी भी खाएंगे तो मज़ा तो आ गया ना आपको। हाँ, ये बात है। तो ये वो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है कि बस भाई रुक जाओ। फिटनेस पे आ जाए। माशाल्लाह यू आर सुपर फिट। और फिटनेस की कोई टिप्स दें, लड़के लड़कियां सुन रहे हैं, बहुत से लोग हैं। यार मैं अपने इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है ना उस पर बहुत चीज़ें लगाता हूँ, क्योंकि फॉलो करो। हाँ वो मुझे लोग डेली बेसिस पे पूछ रहे होते हैं मेरा क्या लाइफस्टाइल है क्या, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑल्टरनेट बता रहा होता हूँ कि आप खुद बना के और वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं या हमारे जैसे नॉर्मल जो फ्रूट्स मिल रहे होते हैं या फिर हमारे जो आम चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं उनसे लेके बना रहे हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैं बाहर से लेके आता हूँ, उससे कर रहा होता हूँ। फिर वो एक लोग जो बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं फिर वो नोट कर लेते हैं, या कोई आ रहा हो उससे मंगा लेते हैं। एवोकाडो वगैरह। अभी मैंने आज ही एवोकाडो भी लगाया हुआ अपनी स्टोरी पे। अच्छा। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं कोकोनट की रोटी जो है वो खा लेता हूँ। यार ये आपने मुझे भी बोली थी, मुझे खोपरा ना किसी फॉर्म में समझ नहीं आता। तो खोपरा जो है वो खाएगा यार भाई, वो थोड़ी सी आदत डालनी पड़ती है आपको, बड़ी सॉफ्ट होती है उसकी रोटी, तो वो नहीं है। तो कैसे वो पिसे हुए को मैं तो आजकल बनी बनाई मिलती हैं, वरना मिलता है। कोकोनट फ्लावर भी मिलता है, आटा उसका मिलता है, उससे आप नॉर्मल बना लें। थोड़ा सा उसके जितना ग्लूटेन फ्री रखेंगे आपका गट क्लीन रहेगा। जब आप गट आपका क्लीन होता है ना तो उसमें क्या होता है कि फिर जब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा तो फैट भी बर्न होता रहेगा, कम फैट डिपॉजिट होगा बॉडी में। तो आपका जो पेट है ना, असल में सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से जनरेट होती हैं। अगर आपका गट क्लीन नहीं है तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर आती हैं। तो इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जब साफ़ रहेगा तो आपका सिस्टम पूरे बॉडी का सही चलेगा। तो सारी बीमारियों की जड़ यहाँ से आती है, तो इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम लोगों की इसके बड़े साइंस होते हैं, आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको जो है गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर मुझे हार्टबर्न बहुत होता है, हार्टबर्न हो रहा है ना, वो एसिड रिफ्लक्स है। तो ये सब चीज़ें साइन है कि आपका गट क्लीन नहीं है। उसको जो है ना आप उसकी सफाई करें। तो वो उसमें फिर मुख्तलिफ हमारे फ्रूट्स में, जैसे अगर आप पाइनएप्पल और खीरा मिला के उसको ब्लेंड कर लें, वो आप पी लें रोज़, तो 20-25 दिन पिए, आपका गट क्लीन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो क्लीन हो जाता है। पानी डाल लें उसमें थोड़ा सा। मैं बनाता हूँ 4 चीज़ों से, एक पाइनएप्पल और थोड़ा आधा मतलब एक मोटा स्लाइस पाइनएप्पल का डाल लिया, आधा एप्पल डाला, ऑरेंज आजकल मिलता है, अगर ऑरेंज ना मिल रहा हो तो आप लेमन डाल लें, लेमन तो हर वक्त मिलता है। आधा उसमें ऑरेंज डाला बीज निकाल के, और जिंजर के 4 वो मतलब 1 इंच का पीस डाल के आपने वो सबको पानी डाल के ब्लेंड कर लिया और वो पी लें। स्मूदी बन जाती है वो। जूस लोग पीते हैं, जूस का कोई फ़ायदा नहीं है, जूस में शुगर बहुत होती है, फाइबर निकल जाता है, सारा शुगर ही पी रहे होते हैं। तो ये आधी आधी आप डालेंगे तो आपको पूरा फ्रूट भी मिल गया और वो आपकी क्लिनजिंग हो जाती है। 20-25 दिन वो करें, आपका सिस्टम ऐसा एक्टिव हो जाता है, आप खुद आप फील करते हैं कि यार आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आप अंदर क्लीन हो जाता है, आप लाइटर फील कर रहे होते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। पर खाने में भी आप लोग जो फ़ैट जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं खाएं कुछ, वो भी सही नहीं। आप हेल्दी फैट्स खाएं, उसके अंदर नट्स आ जाते हैं। एवोकाडो आपने जिक्र किया, बेस्ट चीज़ है वो। एवोकाडो जो है वो बेस्ट हेल्दी फैट है, और वो आपकी सिस्टम को जो फ़ैट चाहिए होती है एनर्जी देने के लिए, वो भी तो चाहिए ना। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही नहीं एनर्जी मिलती, फ़ैट भी बड़ा ज़रूरी होता है। आपको देर तक एक फीलिंग रहती है फुलनेस की। अगर आप हेल्दी फैट खा लेते हैं तो आप देर तक आप सेटिस्फाइड रहते हैं, फिर भूख नहीं लग रही होती है आपको। बिल्कुल ही आप लोग क्या करते हैं, माइनस नहीं, फैट नहीं खाना, नहीं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाने। भाई क्यों नहीं खाना? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे एनर्जी नहीं मिलेगी, हेल्दी फैट नहीं खाएंगे तो आपको बार बार भूख लगती रहेगी, बात वही आ जाएगी। तो वो फिर आप मंचिंग कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें खा रहे होते हैं। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट चीज़ है, बेस्ट चीज़ है सोते हुए वेट कम करने की।
है ना? सोते सोते वेट कम। सो रात 8 बजे 9 बजे आखिरी मील खा लो। भाई आप 7 बजे 7:30 बजे आखिरी मील खा लें, और फिर आप लोग कुछ स्टार्ट करते हैं 8 घंटे से, फिर 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, 16-17 घंटे तक आप पहुंच जाते हैं, तो बड़ा अच्छा वेट आपका लूज़ होता है। अब आप देख लेना, रमज़ान में हम फास्टिंग ही करते हैं ना, तो अल्लाह मियाँ ने ये सिस्टम बनाया है, हमारे रिलीजन में भी है कि महीने में वो साल में 1 महीना ऐसा आता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो वो आपकी बॉडी क्लीन होती है सारी। हम तो पकौड़े खा लेते हैं। हम गलत ये यहाँ आके करते हैं कि हम इफ्तारी में ऐसे खाते हैं जैसे कल होनी नहीं है, तो वो बड़ा गलत हम करते हैं। तो ये अगर आप इफ्तारी के बाद अपनी डाइट को बैलेंस रखें, तो आपका ना वज़न बढ़ता है, आप 30 रोज़ों के बाद आप ऐसा एक फ्रेशनेस आ जाती है कि आप खुद फील करते हैं यार क्या क्लीन हुई है बॉडी आपकी। मैं 8 साढ़े 8 बजे खा रहा हूँ आखिरी मील, फिर मैं 10:30-11 बजे सो जाता हूँ। कहाँ, मैं 4 बजे से पहले सोता नहीं था। हाँ, अब मैं सो जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, तो जो टाइम मैं रात को टिकटॉक देखता था या ब्राउज़ कर रहा था वो सुबह करता हूँ। हाँ, 8 बजे मैं जिम चला जाता हूँ, सिर्फ पानी पी रहा होता हूँ, फिर आके ब्लैक कॉफ़ी, और फिर 11-12 बजे मैं बॉयल एग खाता हूँ। तो यानी मेरी 8 से 8 12 4 16 घंटे की हो जाती है। इसमें एक चीज़ आप गलत कर रहे हैं कि आप कॉफ़ी अगर एम्प्टी स्टमक पी रहे हैं तो आपको एसिडिटी शुरू हो जाएगी, आपको अल्सर प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिड रिफ्लक्स, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं आपके गट में, उसको काम डाउन करना होता है पहले अपने सिस्टम को, फिर उसके बाद आप कॉफ़ी पिएं। कॉफ़ी पीने से पहले आपने कुछ ना कुछ खाया हो, एक एप्पल खाया हो, या फिर आपने खजूर खाई हो 2, या फिर अंजीर खाई हो 1-2, कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में होना चाहिए। एम्प्टी स्टमक तो आपका वैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, फिर आप उसमें कैफ़ीन डाल दें एकदम, तो एकदम पागल हो जाती है बॉडी अंदर। तो खाली एम्प्टी स्टमक ना चाय पीनी चाहिए, ना कॉफ़ी, कैफ़ीन, किसी बहुत सारे लोग बेड में ही चाय पी रहे होते हैं, जहर डाल रहे होते हैं वो अपने अंदर, तो ये आगे जाके पेट की अल्सर्स की बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, आप इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप कभी स्मोकिंग की है या आप हमेशा उससे दूर रहे? यार मैंने कभी ऐसे रेगुलर स्मोकिंग नहीं की, कभी कोई दोस्त यार पी रहा हो तो वो ऐसे ही शशके में कर ली। तो एक ज़माना ऐसा था कि मुझे लगता था कि मुझे ना आदत हो जाएगी, फिर मैंने अपने आप को रोका, नहीं यार दिस इज़ नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, तो वो फिर मैंने उसको छोड़ दिया बिल्कुल। कि मतलब मैंने कभी हैबिट नहीं बनाई कि इन चीज़ों में आप जाएं, क्योंकि मैं इतना कॉन्शियसली लेके चल रहा होता हूँ, तो मैं इतनी एफर्ट अगर खाने में कर रहा हूँ तो फिर मैं वहाँ पर जाकर वो वेस्ट कर दूँगा ना, अल्कोहल, स्मोकिंग, या फिर और बहुत सारी अब तो चीज़ें पता नहीं क्या क्या आती हैं, तो वो आप जब कर रहे हैं तो उसका फिर आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट हो रही है। हाँ, तो ये सारी हैं चीज़ें, बट खाने के लिए ना अगर आप बड़े फोकस होके करें ना, तो आप बड़ा अच्छा, आपका एक हेल्दी, आपकी हेल्थ जब आपकी अच्छी होती है तो आप एक्टिव रहते हैं, फिर आपका दिल चाहता है और काम करूं, एनर्जी होती है, तो वो आप फिर वर्कआउट भी कर सकते हैं। वो वर्कआउट बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, लोग कहते हैं खाली डाइटिंग कर लें, वज़न कम हो गया, वर्कआउट क्या करना है। जब आप एज आपकी होती जाती है, आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होना इसलिए शुरू हो जाती हैं, आपके मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती, तो मसल का काम होता है बोन को पकड़ के रखे और उसको सपोर्ट करे। जब मसल वीक होता है, वो लूज़ होता जाता है, तो जॉइंट आपके जो है वो हिलना शुरू होते हैं, वो वीक, वो जब मसल स्ट्रांग होता है तो वो उसको सपोर्ट दे के रखता है। तो इसलिए थोड़े ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बन जाएं, बट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, मसल के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये नहीं कि इतनी मोटी मोटी टांगे बना ली, वो आप बॉडी बिल्डर नहीं है ना। आपको चाहे आप रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करें, आपके मसल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आपका जॉइंट को सपोर्ट मिलती रहे। सिंपल सी साइंस है। ब्लड फ्लो भी अच्छा रहे, ब्लड फ्लो अच्छा रहे, मेटाबॉलिज्म, कार्डियो करने से आप फैट बर्न कर रहे होते हैं, मसल ट्रेनिंग जब करते हैं, स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिवेट हो रहा होता है, तो आपकी हाजमा भी जल्दी होता है, आप बहुत बेहतर, ब्लड फ्लो सही हो जाता है, सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और मूड अच्छा हो जाता है। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ आपकी एग्रेशन जो होती है, गुस्सा है, ये है, वो जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं वो एग्रेशन वगैरह निकल जाती है आपके सिस्टम से, आपका ब्लड फ्लो, उस वक्त आपने सब अपनी जान मार दी, आप काम डाउन हो जाते हैं, तो बड़ा
रिलैक्सिंग। अच्छा, वर्कआउट टिप्स दे ज़रा, लौंडे सुन रहे हैं, बहुत सारे ख़वातीन भी सुन रही हैं। वर्कआउट टिप्स मैंने यही अभी जो बताई हैं कि आप अपनी मसल की ट्रेनिंग ज़रूर करें, हर बॉडी पार्ट की। ये नहीं कि आपने 2-4 वो कर ली। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, उतनी ही वर्कआउट के बाद भी है। तो मैं तो कोई 10-15 मिनट का सेशन स्ट्रेचिंग का अपने करता हूँ, पूरी बॉडी के एक एक पार्ट की। शोल्डर हो गए, आर्म्स हो गए, नेक हो गई, कोर हो गया आपका, लेग्स हो गई, बैक हो गई। ये सब जब आप वर्कआउट से पहले उसको फ्लेक्स करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो ब्लड फ्लो आपका नॉर्मलाइज होता है सुबह या शाम में जब भी आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको इंजरी के चांसेस कम रह जाते हैं। तो वो आप ज़रूर स्ट्रेचिंग करें। और अगर आप वर्कआउट किसी दिन मिस हो रहा है तो खाली स्ट्रेचिंंग ज़रूर कर लें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक उसमें एक्टिव मोड में आ जाए। तो करें ज़रूर, बस ये है। और अगर कर सकते हैं तो थोड़ी सी मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें। और मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ ट्रेडमिल जो होती है उस पर भागा ना करें। ट्रेडमिल पे भागने से इवेंचुअली आपकी नीज़ और बैक डैमेज होती है, क्योंकि हार्ड सरफेस होती है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, हमें वैसे नहीं पता चलता। बट विद टाइम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इंजरीज हो गई। और एक्सरसाइज करते हुए किसी ट्रेनर से पूछ लें, यूट्यूब पे देख के ना करें, क्योंकि अगर आपकी फॉर्मेशन या एंगल सही नहीं है तो आपकी बैक इंजर हो जाएगी, आपका कोई जॉइंट डैमेज हो जाएगा। वो जो बैक इंजरी जो होती है वो इतनी लंबी होती है कि फिर वो उससे जान छुड़ाना मुश्किल होता है। फिर आपका मोमेंटम छूट जाता है, मोटिवेशन, अरे यार बैक में दर्द है, फिर वो लोग एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। तो कोशिश करें आपकी फॉर्म सही हो एक्सरसाइज की। क्रिकेट का सुना है, क्रिकेट चल रही है आप लोगों की? क्रिकेट ज़बरदस्त चल रही है। और अब तो ये हो रहा है कि क्रिकेट की लीग्स हो रही है। हाँ, अभी इस्लामाबाद में जो हुई थी, इस्लामाबाद में हम करके आए, अब हम फैसलाबाद में उसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और अभी हम एम्स्टर्डम भी जाएंगे एक लीग खेलने के लिए। वहाँ तो कोई और लीग होगी सर? अमेरिका भी खेल के आए हैं। हाँ, वो एम्स्टर्डम वाली लीग लोग यही सोच रहे हैं वहाँ कौन सी क्रिकेट की लीग? वहाँ तो जगह ही नहीं है, वहाँ क्रिकेट का ग्राउंड कहाँ है भाई? वो वहाँ उन्होंने कुछ नए ग्राउंड बनाए हैं, तो एक अच्छा, हाँ, उनकी टीम भी तो है। हाँ, तो उनके साथ खेलेंगे? पता नहीं, वहाँ की लोकल टीम्स के साथ शायद होगा। तो हमने जो लास्ट एक लीग खेली थी इस्लामाबाद में MSL से पहले, वो लोग अब अपना नेक्स्ट जो है वो आफ्टर रमज़ान हॉलैंड में कर रहे हैं। नाइस। तो क्रिकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब सारे जो हमारे एक्टर्स हैं शोबिज़ में, इतने लड़के खेलते हैं कि अगर हम टीम बनाने पे आए तो 4 टीमें बन जाती हैं। या तो PSL में एक टीम एक्टर्स की भी डाल देते हैं। वो फिर PSL में सब क्रिकेटर जो हैं वो भी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। तो हम लोग ये बड़ा अच्छा फार्मूला बनाया शाहिद अफरीदी ने और मुस्तफ़ा जाहिद ने MSL लीग कराई थी ना, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाया, मुझे बड़ा पसंद आया और बहुत ऑर्गेनाइज था। वो था T10 लीग। और उसमें जो टीम थी उसमें वो राइजिंग प्लेयर्स, जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं, 3 वो होते थे। फिर 3 जो पुराने क्रिकेटर्स हैं जो रिटायर्ड हैं वो हैं, और फिर 3-4 जो हैं एक्टर्स हैं। तो वो मिला के कॉम्बिनेशन जो है ना वो बनाई हुई थी। तो वो 2-3 क्लब के प्लेयर्स हैं, तो वो सब। और फिर 30 रन्स जिसके हो गए, जिस बैट्समैन को, उसको बाहर आना होता था। अच्छा। अब जैसे लाला बैटिंग करने जाता था, लाला 1 ओवर में बना के आ गए। तो अब लाला कहते थे यार देखो 29 रन हो जाए ना, 29 रन तक खेलना, 29 के बाद छक्का मारना, ताकि फिर 35 करके आओ। तो वो सारे मैचों में ऑलमोस्ट यही करके आते थे। तो इस तरह वो फिर अब ये है कि उसमें अच्छा प्लेयर हो कोई भी हो, बस 30 के बाद ही होता था भाई अब तो ये जाए छक्के मार के। तो बड़ा अच्छा उन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ था, इट वाज वेरी सिस्टमेटिक, बड़ा मज़ा आया। फिर हम वो दूसरी जो है CPL एक लीग होती है, उसमें सारे एक्टर्स और एंकर्स जो जर्नलिस्ट वो लोग मिलके डिफरेंट 5-6 टीमें थी। वो बड़ा एंड में कराची लाहौर का ही मैच होता था। वाह। तो वो हमने जीता, कराची की टीम ने लास्ट टाइम। तो कराची की टीम में कौन कौन है? आप हैं, अदनान भाई हैं? अदनान रेगुलर नहीं खेल रहा होता, अदनान MSL में था, लेकिन अदनान दूसरी टीम में था मेरे ख्याल में, पेशावर में। मैं था कराची वाली में, लाला की टीम में। सही। बाकी हमारी जो कराची की टीम है उसमें जो अवेलेबल होता है वो जो रेगुलर खेलने वाले हैं, जैसे फैसल हो गया, मैं हूँ, समी खान है, जुनेद है, और जैन है, मिर्ज़ा जैन बेग, जैन अफजल है, मोहसिन तलत, और फ़हाद मुस्तफ़ा की एक अलग अपनी टीम है। तो फ़हाद अपना बिग बैंग की टीम है, वो वैसे खेल रहा होता है। तो कभी कभार होता है कि वाजह, जैसे हम लास्ट ईयर US से खेलने गए थे तो उसमें फ़हाद भी था, और
अयाज समूह और ये सारे काफ़ी सारे हमारे डिफरेंट लोग थे, जैन भी था, समी भी था। तो वो 2 टीम्स गई हुई थी अलग अलग स्पॉन्सर्स थे, 2 टीमें अलग बन के गई हुई थी, एक उधर थी एक इधर। तो क्रिकेटर से ज़्यादा क्रिकेट तो आप लोग खेल रहे हैं। तो अब वो यही होता है, अब क्रिकेट में ऑब्वियसली अब पैसे भी इन्वॉल्व हो गए हैं, जाहिर है। तो वो एक्टर जा रहा होता है तो वो अपने टाइम के हिसाब से चार्ज कर रहा होता है, तो वो खेल भी हो जाता है आपकी। अभी हम दुबई 14 फ़रवरी को हम वैलेंटाइंस वाले दिन मैच खेल रहे थे शारजा स्टेडियम में। वो बड़ा अच्छा टफ मैच हुआ था, हम जीत के आए आखिरी ओवर में। तो सही यार, आप तो प्रॉपर क्रिकेटर्स के लिए टूर श्योर कर रहे हैं। तो वो हम लोग अच्छा, ये हार्ड बॉल होता है? हार्ड बॉल होता है। टेप टेनिस से मेरे से तो खेला ही नहीं जाता, क्योंकि आपकी वो हार्ड बॉल से जब मैं बॉलिंग करा रहा हूँ तो मैं बॉलर हूँ, तो वो मेरा रिदम ख़राब हो जाता है। वो इतनी लाइट होती है, आप इतनी स्पीड में जा रही होती है, तो आपको उसके बाद आप हार्ड बॉल पकड़ते हैं तो आपका रिदम आउट हो जाता है। तो मैं अवॉइड करता हूँ। लड़के खेलते हैं दोनों फॉर्मेट्स। अब रमज़ान में जैसे हर जगह टेप टेनिस चल रही होगी। हाँ, रमज़ान में सीन है आप लोगों का क्रिकेट का? नहीं, रमज़ान में जीतो पाकिस्तान। तो आप रोज़ करते जीतो पाकिस्तान? नहीं, शुरू के जो होता है ना क्वार्टर फाइनल्स से पहले वो 1-2 दिन छोड़ के हर कैप्टन खेल रहा होता है। फिर उसके बाद जो जहाँ क्वालिफाई करता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है। वेट, मैं समझा नहीं। शुरू के अच्छा, टीम हाँ, है। टीम है। 7 कैप्टन होते हैं, 7 टीमों को, जैसे कोयटा, कराची, गुजरांवाला, ये सारी टीम्स हैं। तो शुरू में 1-1 दिन छोड़ के हर टीम का कैप्टन खेल रहा होता है। फिर वो पहुंच जाती है बात क्वार्टर फाइनल, फिर वो उसमें 4 टीमें रह जाती हैं, फिर उसमें से 2 रह जाती हैं, फिर एंड में वो बड़ा अच्छा फॉर्मेट बनाया होता है। सही। और उसमें जीतो पाकिस्तान में तो आपके माशाल्लाह प्रोडक्ट्स भी काफ़ी गिव अवेज जा रहे होते हैं। वो जा रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स पे आते हैं। आपकी स्किन केयर का शौक करते करते आप स्किन केयर की लाइन में ही आ गए। हाँ, कैसी रही है ट्रांजिशन? अच्छा, मैं सिर्फ शुरू से हेल्दी लिविंग पे फोकस करना, हेल्दी ईटिंग पे फोकस करना ये तो था, बट ये होता है कि आप अपनी स्किन पे बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फेस वॉश हो गया, या फिर आप और बहुत सारी स्किन की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, खाने की बहुत सारी हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी बड़ी ज़रूरी होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं एक दूसरे को। तो ज़ाहिर है वो फिर ऑर्गेनिक लिविंग से आप उन चीज़ों के ऊपर वो भी बड़ा ज़ोर देना ज़रूरी होता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो भी लोगों को एजुकेट करना कि क्या भाई सही है क्या नहीं है। तो जब मैं ब्रांड लॉन्च कर रहा था तो मेरा यही था कि यार मैं ऑर्गेनिक जो है ना इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके चीज़ें ऑर्गेनिक बनाऊँ। तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं कम्युनिकेट किया। कुछ जैसे लोकल छोटे स्केल पे लोग अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उनके साथ मैंने किया कि यार इनके साथ कोलैबोरेट करूं और इनके साथ बनवाऊं। तो मसले ये आते थे कि ऑर्गेनिक चीज़ों की लाइफ शॉर्ट होती है, तो उसके अंदर अगर थोड़े दिन में फंगस लग जाता था या तो वो मैंने कहा यार ये कैसे मैनेज होगा, मैं मतलब कैसे करूँगा। मैं बड़ा परेशान था। तो मुझे फिर हिमानी वालों से मुलाकात हुई, पहले भी मेरी हुई थी। फिर मैंने उनका सेटअप जब जाके देखा तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा यार जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टेनलेस स्टील फार्मा ग्रेड का इक्विपमेंट, एक से एक दुनिया की सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, और हर उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो क्लीनिंग करते हैं ताकि दूसरे का उसमें रेजिड्यू ना रह जाए। तो मैंने कहा यार ये फिर वो मुस्तफ़ा भाई जो है, वो मुस्तफ़ा भाई के साथ बात करने बैठा तो मुझे तो लगा मुझे ख़जाना मिल गया। इतनी नॉलेज, और वो मुझे तो मज़ा आने लग गया। मैंने वो कहने लगा यार तुम्हारा पैशन बिल्कुल मेरे जैसा। तो फिर जो है वहाँ से कहानी शुरू हुई। तो फिर हमने कहा यार ये ब्रांड डेवलप करते हैं। उन्होंने कहा करते हैं। फिर हमने बड़ी रिसर्च की। एक कोविड के टाइम में हम रिसर्च कर रहे थे, बैठे हुए नहीं थे फारिग। सारा रिसर्च करते रहे, ऐसे बनेगी फेस वॉश, ये होगा, इसके इंग्रेडिएंट्स ये होने चाहिए। फिर वो मुझे सैंपल बन के आता था, मैं कहता था नहीं यार ये ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसको थोड़ा सा इस तरह नहीं कर लें। फिर वो चेंजेस करते थे, उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट डाल दें, इससे ये अच्छा इम्पैक्ट आएगा। फिर इसकी बॉटल ऐसी हो जाए, उसमें ब्रश लग जाए तो वो लोगों को वो ये लाके दिखाना मुझे, ये मेकअप रिमूवर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो ना हम डेवलप करते हैं। फिर हमने कहा नाइट और डे की क्रीम्स, किसी की ऑयली स्किन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। मेरी ऑयली स्किन है, मेरे लिए बताएं। आप विटामिन सी सिरम है हमारा, और विटामिन सी क्रीम, तो वो ऑयली स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है। हाँ, ये सिरम, हाँ एज रिवाइंड। अच्छा, विटामिन सी की जब भी कोई प्रोडक्ट आप फेस पे यूज़ करते हैं तो लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके ऊपर आपको
सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी होता है, ताकि अच्छा। आप बाहर जा रहे हैं अगर लगा के दिन के वक्त, यार मैं सन ब्लॉक रोज भूल जाता हूँ। तो अच्छी क्वालिटी का सन ब्लॉक जो लेड फ्री होता है वो आप यूज़ करें। ये हमारा टॉप सेलर फेस वॉश है। ये मैंने भी यूज़ किया है भाई, आई हाईली रिकमेंड, बड़ा मज़े का, साथ ही ब्रश भी लगा हाँ, इसका जो ब्रश से आप अगर मेकअप हाँ। लगाया तो क्लीन कर लिया, हाँ। तो वो और बड़ा बड़ा सॉफ्ट ब्रश, और ये उतर भी जाता है ब्रश, उतर के आप इसको वॉश कर लें। तो ये इस तरह में विटामिन सी एंड लेवेंडर ऑयल, एंटी एजिंग, ग्लो बूस्टिंग। हाँ, तो ये हमने फिर प्रोडक्ट्स डेवलप की, तो फिर इसको लॉन्च किया ब्रांड को, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। लोगों को पता था कि मैं जब चीज़ कर रहा हूँ तो वो ऑथेंटिक होगी। फिर मैं भी यही चाहता था कि ऐसी हो कि जो लिखा है उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स वही हों। तो वो फिर पॉसिबल यही था कि मैं किसी बड़े ब्रांड इनके साथ करता, ताकि मैन्युफैक्चरिंग और वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन रह सके। सही। तो फिर हमने इसमें ये विटामिन सी सिरम। अच्छा, ये सिरम है, इसको लगाते कैसे? आप खोलें इसको, ड्रॉपर है इसमें। अच्छा, और ड्रॉपर लगा के देखें, आपकी स्किन ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी। इस पे ऐसे लगा दूं? नहीं, हाथ पे लेके हाँ, यूँ करके देखें, दबाएं ऊपर। अच्छा दबा। ओह, ज़्यादा हो गया। और मल दूं? आहिस्ता आहिस्ता। अरे तो बड़ी वो है। हाँ, चश्मा उतार के लगाएं यूँ करके। यार आप तो पूरा पीछे तक लगा सकते। लगाएं, ऊपर की तरफ लगाया करें जब भी ऊपर? लगाना। हाँ, नीचे की तरफ नहीं करते। अच्छा, ऐसे ऊपर यूँ। अच्छा, एप्लीकेशन का भी तरीका होता है। एप्लीकेशन जो है ना, ऊपर की तरफ करें ताकि स्किन आपकी ऊपर रहे, खड़ी रहे। हाँ, नीचे करेंगे तो नीचे ही आती रहेगी। ओह, ये भाई देखें टिप्स। तो From the ये professional। और इसके ऊपर फेस वॉश लगा, नहीं, सन ब्लॉक। सन ब्लॉक ये जब एब्जॉर्ब हो जाए 5-7 हाँ। मिनट छोड़ दें इसको। हाँ। उसके बाद आप इस पर अच्छा सा लेड फ्री सन ब्लॉक लगाएं, फिर आप बाहर जाएं, क्योंकि मेलानिन एक सब्सटेंस तो होता है, हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है नेचुरली। तो जिसकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा बनता है तो वो उसका कॉम्प्लेक्शन डार्कर होता है, जिसकी कम बनता है तो वो उसका फेयर होता है कॉम्प्लेक्शन। तो जब विटामिन सी की आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो उसको मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे आपकी स्किन भी फेयर होती है, वो होती है। तो लेकिन जब वो मेलानिन जो होता है आपको सन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो जब आप ये लगा लेते हैं तो वो जाहिर है मेलानिन नहीं बन रहा, तो सन से प्रोटेक्शन नहीं रहती, फिर बाहर जाते हैं। तो इसलिए सन ब्लॉक लगा लेना चाहिए ताकि वो आपकी स्किन सन से प्रोटेक्ट रहे और विटामिन सी अपना काम करता है। तो ये इसकी रीज़न है। और इसको सुबह ही लगाना है? रात में भी लगा सकते हैं। रात में तो फिर आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। दिन में लगा के बाहर जाना है तो फिर आप सन ब्लॉक लगा लें। अच्छा, ये आपके कुछ। फिर हमने 1-1.5 साल बाद सोचा कि हम फ्रेगरेंस लाइन में आए, तो इस पर बड़ी वर्किंग की, पाकिस्तान की मार्केट को रिसर्च किया मैंने कि यहाँ लोग, अच्छा जैसे हमने ऊद का भी एक फ्रेगरेंस अपना निकाला था, तो उसमें जो हमारा वो राइड वाला परफ्यूम है वो भी तो लाए ना, वो हमारा टॉप सेलर है। तो पाकिस्तान की मार्केट को जब रिसर्च किया तो पता लगा जनाब ऊद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला ऊद जो है वो लोगों को पसंद नहीं होता। लोग कहते हैं कि जी वो इतर है। हाँ, वो इतर वाली इसमें। तो बाहर आप जाते हैं वेस्ट में, अमेरिका, पैकेजिंग कितनी सेक्सी यूं है। खोलें। हाँ, बड़ी सेक्सी पैकेजिंग है हाँ, इसकी। ये हमारा टॉप सेलर। अच्छा, ये हाँ, ये राइड, ये मैं क्योंकि बाइक का भी मेरा पैशन है, आई एम अ बाइक राइडर, तो मैंने सोचा कि एक चीज़ ऐसी निकाली जाए जो मेरा भी तो पैशन है ना, राइडर तो प्रोवाइडर। वो इसका जो ये ऊपर का कैप आप खोलें, हार्ले का हैंडल बना। हाँ, तो ये हार्ले का हैंडल है। अच्छा, ये मैंने शूट से पहले लगाया था और शूट को स्टार्ट हुए 1.5 घंटा हो गया है और पूरी कॉन्वर्सेशन में मेरे हाथ से ही मुझे पूरा टाइम आ रही थी। ये आपको 10-12 घंटे रहती है। तो बहुत मज़े की है। हमने जब फ्रेगरेंस बनाई तो मेरा ये था कि इसकी प्राइस भी ऐसी रखी जाए जो अफोर्डेबल हो, और उसकी फ्रेगरेंस, लोकल परफ्यूम्स में 2 मसले बहुत मैंने देखे, इसलिए लोग यूज़ नहीं करते थे पहले। अब बहुत ब्रांड्स ने उसको उस मसले को कवर किया। एक तो जब आप लगा लेते हैं इसमें होता है अल्कोहल, तो वो अल्कोहल को फ़िल्टर नहीं जब आप करते ना तो उसके अंदर बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो एंड में फ्रेगरेंस तो उड़ जाता है, अजीब सी गंदी सी अल्कोहल की बदबू आ रही होती है। तो हमारे पास जो हमारी ने इस वक्त प्लांट लगाया है वो वैसा ही प्लांट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे गुची अरमानी के परफ्यूम्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि अल्कोहल को डबल फ़िल्टर किया जाता है, तो उसके अंदर जितना वेस्ट होता है वो सब निकल जाता है, और जो हमारा जो परफ्यूम्स हैं वो हलाल सर्टिफाइड हैं दुबई से, तो उसके अंदर जो नॉन हलाल एलिमेंट्स होते हैं वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं। सो इट्स ऑल हलाल। लगाने में वैसे हलाल का वो हराम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट फिर भी बहुत लोग कहते हैं यार अल्कोहल है, तो उसमें से हम वो चीज़ें भी रिमूव कर देते हैं।
तो फिर इसके बाद इसका जो ऑयल होता है परफ्यूम का उसकी फिर -8 डिग्रीज के ऊपर उसको एक प्रॉपर एक उसका कंटेनर होता है जिसमें फ्रीज़ किया जाता है मॉलिक्यूल्स को, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है, निशान नहीं पड़ते परफ्यूम के, और एक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन होती है, फिर एक दफ़ा डबल फिल्ट्रेशन, फिर वो बड़ा प्रोसेस एक महीना उसकी मैसराइजेशन होती है जो कि परफ्यूम रखा रहता है मैच्योर होने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद पैकेजिंग में जाता है, फिर इसके वो लीकेज टेस्ट और वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर पैकेजिंग होती है। मतलब 2-2.5 महीने लग जाते हैं प्रोसेस में एक बैच बनाने में। भाई अब हमने जो अब नया हमारा बैच आ रहा है मिड रमज़ान में, तो हमने उस पे हम पिछले 9 महीने 8 महीने से काम कर रहे हैं। फिर फ्रेगरेंसेस वाला काम है यार। फिर उसमें फ्रेगरेंसेस आपको क्या होता है कि वो परफ्यूमर जो है वो बना के देता है। अब वो फ्रेंच परफ्यूमर्स हैं, कुछ हमारे पास इटालियन परफ्यूमर्स हैं, वो जब अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो अपने हमें सैम्पल्स भेजते हैं, तो फिर हम उसके अंदर चेंजेस करवाते हैं कि भाई ये इसका पाकिस्तान में ये वाला नोट नहीं चलेगा। कई दफ़ा होता है बेस नोट बहुत अच्छा, तो हम कहते हैं कि उसको स्टार्ट फ्रेश से कर लो, क्योंकि परफ्यूम टॉप नोट पे बिकता है। आपने सूंघा, थोड़ी देर बाद 10-12 मिनट के बाद वो सेटल होता है, तो उसकी मिड नोट आता है, फिर बेस नोट आता है। तो वो उसका टॉप नोट भी इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि वो बेस नोट तक जाते जाते ये नहीं कि कस्टमर घर जाए तो वो कहे अरे यार ये तो अच्छा था, अगले दिन आ रहा, तो वो उस वक्त टॉप नोट पे ही ले लें। तो ये सारी साइंस है इसको समझना। इसको अच्छा, ये हमारा मेन का एक है एक्वा फ्रिया, ये डे का बेसिकली परफ्यूम, बड़ी फ्रेश। ये भी मैंने शूट से पहले लगाई, बहुत मज़े की। ये आप कपड़े में लगा लें, आप सुबह उठेंगे तब भी आ रही है, बहुत मज़े की। ये मुझे ना फ्रेश बहुत पसंद है, सिट्रसी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो अभी हमारी जो नई वाली कलेक्शन है उसमें हम बिल्कुल एक वो रेन फॉरेस्ट फील का फ्रेश ला रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा डिफरेंट मॉडर्न परफ्यूम आ गए हैं नीश से हट के, तो वो हम उसको मिक्स करके नीश और जो आपकी मासेस की लाइंस होती हैं ना, उसको लेके मिक्स करके कुछ बिल्कुल मॉडर्न परफ्यूम्स डेवलप किए जो अब आएंगी। अच्छा, हमारे मेन के एक हमारा ऊद भी है, अभी तो मैं बहुत सारे नहीं लाया, तो एक ऊद का वेरिएंट है, वो यूनिसेक्स है। वुमेन का एक ये बहुत मजे का है, ये पिंक शाइन सबसे टॉप सेलर है हमारा लेडीज लोग का। ये मुझे समझ आ रहा है क्यों, कि बहुत अच्छा है। I'd like to smell a woman like smelling like this, preferably my wife. तो अभी ये जेब में रखें। Very nice. इनकी प्राइस रेंज क्या है यार? हमने प्राइस रेंज 3500, ये सिर्फ एक राइड है जो 4900 या 5000 की रेंज में, बाकी ये 3400 की प्राइस में रखा है। और आपको ये वो वैल्यू देता है जो आप बाज़ार से जाएं 60-70 हज़ार वाले परफ्यूम। तो मेरा आइडिया यही था कि यार जो आदमी 60-70 हज़ार का परफ्यूम ले रहा है वो एक दफ़ा जब ट्राई करे तो वो क्या है, भाई मैं क्यों पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो ये लेना है। तो अब जो हमारे नए आए हैं वो हमारी अब जो हम नए निकाल रहे हैं, 4 की हमारी कलेक्शन आ रही है, वो सिग्नेचर सीरीज़ है। तो वो बिल्कुल ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि अफोर्डेबल, हर कोई ले सकता है, चाहे वो अपर क्लास के परफ्यूम जो वो यूज़ कर रहे होते हैं लोग, महंगे परफ्यूम, वो भी कहेगा कि यार मैं आजकल उसका टॉम फोर्ड का ऑम्बर लेदर और ऊद वुड का मैं बड़ा फ़ैन चल रहा हूँ कुछ महीनों से। ये तो उसकी टक्कर का है। नहीं, ये नहीं, अब ये तो इसकी फ्रेगरेंस थोड़ी सी डिफरेंट है। ये ऊद उसकी लाइन पे नहीं है, हाँ है थोड़ी सी इसकी बर्न्ट वुड स्मेल है, बर्न्ट वुड। लेकिन आप जो हमारा अभी नया आ रहा है ऊड डिवाइन, वो आपको टॉम फोर्ड और वो उससे कंपेयर कर सकेंगे आप। और ये नोट्स भी ना पाकिस्तानी नोट्स, यहाँ के लोगों को समझ आएंगे बिल्कुल ऐसे। मतलब जैसे वो अमवाज होता है दुबई में जो बड़ा मशहूर है, वो तो नींदें उड़ा देता है, वो तो ऐसा है। यहाँ नहीं चलते वो वाले, नहीं चलते यहाँ पे। वो हमने ट्राई किया, हमने फिर हम टेस्टिंग भी कराते हैं स्टोर्स के ऊपर। हिमानी के जितने स्टोर्स हैं वहाँ हम टेस्टिंग कराने के लिए ना सैंपल भेज देते हैं, तो लोगों के फीडबैक लेके वो हम डेटा बनाते रहते हैं। फिर वहाँ से हमें पता लग जाता है कि यार ये वाला कंपैरिजन में वो नहीं है। तो अभी हमारा जो ऊद है वो भी हमने एक रिसर्च पूरा डेटा निकाल के 3-4 हमने बनाए थे, तो जो स्ट्रॉन्गर वाला था वो लोगों ने नहीं पसंद किया, मुझे बड़ा पसंद आ रहा था वो पर्सनली। फिर जो थोड़ा बीच का जो था ना, कि वो हमने उसमें हमने उसको स्टार्ट फ्रेश नोट से किया। तो जब फ्रेश नोट से हमने उसे स्टार्ट किया और फिर हम उस ऊद के अंदर एंटर होते हैं तो इतनी अच्छी फील आती है। आपने लगा लिया, पहला नोट ही बड़ा आपको अच्छा लगा, उसके बाद आप
एकदम उसमें जाते हैं ऊद के उसके अंदर। तो वो जो है ना बड़ा एक्सेप्टेबल है, बड़ा इंटरनेशनल मार्केट भी आमी, क्योंकि अब वेरी सून हम लोग अमेज़ॉन यूएस में भी अवेलेबल होंगे, यूके में भी ये हमारा राइड सबसे ज़्यादा चलता है। मैं इसी पे ही आ रहा था कि लोकली तो चले आपके हिमानी के स्टोर्स पे हैं, इंटरनेशनल ऑनलाइन है, ijazaslam.com पे सारी हमारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, नॉर्मली कोई अगर गेस्ट आते हैं या अगर कोई क्लाइंट परफ्यूम्स वगैरह भेजते हैं, मैं इन लोगों को करा देता हूँ, ये वाले करा नहीं सके, ये नहीं दे रहा मैं, ये नहीं जाएंगे भाई, मैं पहले ही बता दिया, ऑन कैमरा ही बता दिया, ये घर जाएंगे, तुम लोगों को मंगा दूंगा मैं, टेंशन नहीं। और क्या आने वाला है इसके अलावा आपके स्टोर में या इन फ्यूचर? इन फ्यूचर बस ये 4 परफ्यूम्स आ रहे हैं। फिर एक हमारा ना हमने एक गिफ्ट बॉक्स बनाया है जिसमें हमारा ये 5 परफ्यूम के 10 ml के मिनिएचर्स हैं। तो कोई किसी को वो श्योर नहीं होता ना कि कौन सा मुझे सूट करेगा, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो मंगा लिया, उसमें से जो पूरी फैमिली ने यूज़ कर लिया, जिसको जो पसंद आया वो इंडिविजुअली ऑर्डर कर दिया। इस तरह जो अब हमारे 4 नए परफ्यूम्स आ रहे हैं, इनका भी मिनिएचर एक सेट आएगा, तो वो भी लोग लेके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने उस पर अभी बड़ी मेहनत की है। और आजकल जिस तरह मॉडर्न परफ्यूम्स का दौर है ना, वो पहले कुछ किस्म की स्पेसिफिक, जैसे औरतें सिर्फ फ्लोरल लगाती थी, मोस्टली पसंद होता था, और आदमियों को बस वो जैसे फ्रेश सेंट ही पसंद है, तो वो उसी तरह की थीम वही रखी है, बट फ्रेगरेंसेस को बड़ा मिक्स किया है। तो वो थोड़ी सी ना प्रीवी कलेक्शन है हमारी, वो लोगों को एक नई यूनिक चीज़ मिलेगी। एक लोग वाकई वो जो लाख रुपए वाला भी परफ्यूम यूज़ करने वाला है ना, वो कहेगा कि यार ये तो भाई कमाल हो गया। अच्छा, मैंने वो टिकटॉक पे एक देखा था, कुछ अकाउंट्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन बाय क्रीड अवेंटस या ले लाबो के परफ्यूम्स या दूसरे एक्वा डी पामा, तो वो क्या करते हैं, डीकैंट्स कहते हैं, छोटे छोटे 5 ml के बना, मतलब वो टिकटॉक पे दिखाते हैं, वो यूँ उसको कैंची से काटेगा और फिर 5-5 ml की बनाएगा, उसको नाइसली पैकेज करेगा और वो बेचता है, बड़ा बिकता है। अच्छा, क्रीड अवेंटस एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं कहता हूँ नेशनल परफ्यूम है हमारा। हाँ, वो आपको उसके रेप्लिकास, उसकी कॉपीज़ आपको 800 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक में मिलेंगी। जब मैं करने जा रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला यार क्रीड बना दो, तो वो बनाना मसला नहीं है। मैंने कहा यार मैं अपने ब्रांड के साथ वो मतलब एक ओरिजिनल रखूं तो वो बेहतर है ना। एक नाम मैंने बनाया, उसको जो है मैं अगर कॉपियाँ ही बना के मुझे बेचनी है तो फिर क्या फ़ायदा, मेरी क्या उसमें क्रिएटिविटी रहेगी। तो ये हम जनरली इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं किसी उससे, बट आप रेप्लिका बना के अभी भी जो भी ब्रांड आता है सबसे पहले अवेंटिस क्रीड बनाता है, जो भी नया ब्रांड आएगा अवेंटिस क्रीड, तो वो उसका फ़ायदा नहीं। आप यूनिक चीज़ लाएं और कम्पीट करें उससे। मुझे भी वो अक्सर एक आध क्लाइंट ने रीच आउट किया कि जी बिल्कुल इम्प्रेशन इसका क्रिएट का है या इसका इम्प्रेशन उसका है। मैंने बोला यार ये इसमें फिर तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है, तुम फिर वही इंग्रेडिएंट्स डाल के बोतल चेंज कर रहे हो। तो मैं थोड़ी ओरिजिनलिटी हो, आई लाइक टू सपोर्ट लोकल बिजनेस, मगर ओरिजिनलिटी तो लाओ ना। सारे तुम वही डियोर सवाज का दूसरा वेरिएंट बना सवाज और क्रीड से बस जिसने बनाना है वो स्टार्ट यहीं से। हाँ, सवाज पे तो सारे टूट पड़ते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है ना उसका। फिर आप बड़ी एक साइंस है, मैं जब इसमें घुसा हूँ तो पता लगा, आप जब अगर आपके पास अल्कोहल सही फ़िल्टर किया ना हो, फिर उसके मॉलिक्यूल्स को फ्रीज़ ना किया हो अपने -8 -10 डिग्रीज़ पे, तो वो रहेगा ही नहीं, वो थोड़ी देर रुकेगा और वो चला जाएगा। हाँ, वो सही है, आपको अगर मैसेज की रेंज में करना है, 800-900 रुपये में बेचना है, तो फिर वो लोग जेब में रखें, वो बार बार लगाते रहें, हर आधे घंटे बाद उड़ जाएगा हर आधे घंटे। तो चीज़ बनाएं तो फिर ऐसी हो कि किसी को आपने गिफ्ट भी देना है ना, तो आप मतलब दे सकें कि यार ये अगला बंदा यूज़ करे तो वो क्या। और मेरा कई दफ़ा होता है, मेरे दोस्त होते हैं वो मंगाते हैं यार किसी को गिफ्ट देना है राइट, फिर मुझे अगले दिन फ़ोन करते हैं यार वो बंदा तो पागल हो गया, उसने कहा यार मुझे पता ही नहीं था। बहुत अच्छा। तो वो इसी तरह अभी हमने यूके में एक डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भेजा, तो उनका मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज रहे थे मैसेज का, मेरे जो ब्रांड पार्टनर हैं उन्होंने कहा यार ये भाई इसने ये मैसेज भेजा है कि यार आई एम इन लव विद दिस परफ्यूम और ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये बिक रहा है। तो वो बात इस तरह की होनी चाहिए ना कि आपने कोई चीज़ क्रिएट फिर मज़ा भी आता ना। लंदन में एक आदमी रह रहा है, दुनिया का परफ्यूम यूज़ कर रहा होगा, उसको ये पसंद आ रहा है, तो फिर वो हमारा फिर मज़ा आता है ना कि यार हमने चीज़ बनाई है, हम ओन कर सकते हैं उसको। तो अमेज़ॉन का स्टोर कब आ रहा है आपका? बस इंशाल्लाह एक महीना और लगेगा, मेरे ख्याल में रमज़ान के अंदर हमारी कोशिश होगी, बाय द एंड ऑफ रमज़ान हम उसको इंशाल्लाह। अच्छा, आप चूँकि ये ऑनलाइन भी कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू,
ज़रा इस पे आते हैं, ई कॉमर्स के क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? यार शुरू में हम लोग बहुत फंसे हुए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन सेल कैसे लोगों को एंगेज किया जाए, कैसे उसको जो है वो किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जाए कि ऑनलाइन सेल डेवलप हो, क्योंकि ऑनलाइन ब्रांड लोग वेबसाइट लॉन्च करके बना तो देते हैं बट देर आर मेनी टेक्निकलिटीज़। हाँ। उसकी पूरी एक साइंस है, जो उसका जो एक्सपर्ट है वही उसको वो कर सकता है। तो हमने कोई 1 साल तो जो हमारे इन हाउस हेल्प थी वो लेके उनसे चलाते रहे, तो हमें नंबर्स नहीं मिल रहे थे ऑनलाइन। हमारी स्टोर से बहुत सेल हो रही थी, ऑनलाइन हमारे पास नंबर्स नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने टीम हायर की, मतलब 3-4 टीम्स हायर की। वो लोग आके बातें ऐसी सुनाते थे लंबी लंबी। हमने तो एक दिन में 2 करोड़ की सेल कर दी, इस ब्रांड की, फलाने की, ये की। मैंने कहा अच्छा, 3-3 महीने लगाए, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद थोड़ा वेट करें, थोड़ा ये करें। वो करते करते इतना लोगों ने टाइम ज़ाया किया। बहुत सारे लोग इस फील्ड में भी इस तरह के हैं जो खुद नहीं उनको पता होता, बस 4-5 बच्चे बिठाए और समझते हैं कि यार लोगों से काम पकड़ा, पैसे महीने के ले रहे होते हैं, तो वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं वो। तो फिर बड़ी मुश्किल से एक रेफरेंस है, मेरे दोस्त के रेफरेंस से एक हमने टीम बनाई और फिर उन्होंने प्रॉपर उसको रूट से उसकी काम शुरू किया। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट को चेंज किया, हमने उसका फॉर्मेट चेंज किया। वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके वेबसाइट के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकल, जो यूँ कह लें कि उसमें बग्स होते हैं या उसकी बहुत सारी ऐसी, अगर वेबसाइट आपकी 2 सेकंड के अंदर नहीं खुल रही तो आपका कस्टमर चला जाता है। तो वो हमारी 8 सेकंड 7 सेकंड में खुल रही थी। फिर उसको हमने टाइम रिड्यूस करना जब शुरू किया तो वो सारी करप्ट हो गई, फिर उसके पीछे बग्स आ गए, फिर हमने पूरी वेबसाइट चेंज करके लाया। वो आप लगाएं टक से खुलती है 1 सेकंड में। Nice. तो वो चीज़ें फिक्स की। फिर उसकी फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इंस्टाग्राम, वो सोशल मीडिया, उससे इसको कैसे चलाते हैं। अच्छा, आप इन सब चीज़ों में घुसते हैं? फिर घुसता हूँ पूरा। अभी अमेज़ॉन के ऊपर मैं लगा हुआ हूँ, तो डे नाइट मेरा सिर्फ वही होता है कि उसके ऊपर काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं अमेज़ॉन के ऊपर, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। वो तो बाय वेट, बाय साइज़ ऑफ द पैकेजिंग, उससे वो उसकी प्राइस फैक्टर डिटरमिन। फिर आपको कंपेटिटिव मार्केट देखनी होती है कि वो कितने में बेच रहा है, आपको उस प्राइस पे कैसे लाना है। फिर आपने उसको, जब मार्केटिंग होती है अमेज़ॉन की, वो एक अलग मार्केटिंग होती है, उसमें उसको कैसे मार्केट करना है कि लोगों को नज़र आए। वो आपको फिर उसके एसईओज़ पे काम करना पड़ता है कि ऊपर कैसे लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें वो हैं। तो फिर इसी तरह हमने ऑनलाइन के ऊपर अपने काम किया, फेसबुक मार्केटिंग और ये सारा। तो उससे फिर हमें ग्रेजुअली स्लोली समझ आना शुरू हुई चीज़ें कि कहाँ हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है, हम जो स्पेंड कर रहे होते हैं, हम अब वो हमारे कंट्रोल में यूँ होता है कि हम जितने स्पेंड करेंगे उससे हमें सेल उतनी वो जनरेट करके देगा। तो वो ये जब साइंस समझ आ गई तो फिर अब हमें पता होता है कि क्या किस तरह करना है। तो वो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये अब मैंने बात किया यार, परफ्यूम्स यार देखने हैं तो फ़ोन में हमारे ये जा रही है आवाज़, वो सुन रहा है। अगर आप खोलेंगे तो एकदम ही परफ्यूम की कोई वेबसाइट खुल जाएगी ऑटोमेटिक, आपको नहीं पता। सो इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो उसके ऊपर फिर आप जब वही यही सारा ना, मार्केटिंग स्पेंड आपका सही हो, फोकस, टारगेट, ये वो ऐड सही बना होना चाहिए। ये भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपना वो देखते हैं, ऐड को की जो फॉर्मेशन है, उसका फॉर्मेट वो सही नहीं होता तो रीच नहीं आती आपको बिज़नेस नहीं मिलता। तो वो बड़ा ज़रूरी है, वो किसी एक्सपर्ट से पूछें। मिनिमल होना चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा विजिबल हो, बैकग्राउंड कम हो, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ सीखें। जितना भर दिया, ये सेल 15%, ये आउटलेट, वो आउटलेट, वो उतनी रीच डाउन हो जाती है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जिसमें आपको टेक्निकली घुसना पड़ता है। मैं तो फिर सब एक एक चीज़ खुद देखता हूँ और फिर टीम्स बनाई हुई हैं, टीम्स काम करती हैं, मैं डिसीजन लेता हूँ या मैं बताता हूँ कि इस तरह करना है। और बिजनेस का असूल भी यही है कि आपको अपने बिजनेस के हर स्टेप का पता हो कि होता कैसे है। बिल्कुल, कि कल को आप फंस ना जाओ, अगर बंदा एब्सेंट है तो मैं क्या करूँ। हाँ, फिर ये होता है कि जो इनएफिशिएंट आदमी है वो आपको कहानियाँ दे रहा होता है, टोपियाँ दे रहा होता है ना, अरे सर ये बताइए, ये बड़ा मसला है, ये ऐसे नहीं। तो भाई आपने क्यों एक्सपर्टीज़ हायर किया, तो इसका हल क्या है, आप वो बताओ। फिर मैं अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो मैं तो 5-6 जगह डिफरेंट फ़ोन कर देता हूँ, तो वो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये गलत बात कर रहा है। फिर मैं उसको पकड़ लेता हूँ कि तुम ये बोल रहे हो। हाँ,
रगड़ा देते हैं? रगड़ा नहीं देता, बट मेरा फॉलो बहुत स्ट्रांग होता है। ज़बरदस्त, very अगर much, मैं yeah. पीछे पड़ गया ना तो फिर मैं वो जब तक काम हो नहीं जाता उसको मैं क्लोजर के बगैर कोई काम नहीं करता। चाहे ड्रामा भी कर रहा हूँ, मेरे कैरेक्टर का क्लोजर नहीं होना तो मैं बेचैन होता, मुझे क्लोजर चाहिए होता। सर क्लोजर की बात की तो आखिर में उसी सवाल करूँगा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपकी ख्वाहिश हो कि मैंने यार ये करना है? यार मुझे एक्शन करने का बहुत शौक है। ओह, फाइटिंग फाइटिंग, एक्शन, चेजिंग, ये कार रनिंग, कार चेज, वो मुझे वो बड़ा शौक है। अनफॉर्चुनेटली एक्शन कुछ होता ही नहीं, फिल्म में होता है अगर थोड़ा बहुत होता है, ड्रामा में तो होता नहीं। लेकिन अब जब वेब सीरीज़ और इनका दौर शुरू हुआ है तो अभी मैंने एक लिखाई भी है, एक बड़े मज़ेदार सीरीज़ है 5-6 एपिसोड की, वो बड़ा गैंगस्टर टाइप सीन है, ज़बरदस्त। तो वो मुझे बड़ा शौक है कि मैं यार एक्शन ज़रूर करूँ। अच्छा, OTT का दौर है, अडेप्टेबिलिटी लोगों में क्या उतनी आई है, और आप किस तरह फ्यूचर देख रहे हैं एंटरटेनमेंट का? एडेप्टेबिलिटी तो आ गई है, लोगों के पास एक्सेस है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, और डिफरेंट फिर कुछ ऐप्स आ गई हैं तो उनके थ्रू भी कुछ ना कुछ लोकल कंटेंट भी लोग देख रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी आ गई है। हमारे यहाँ मसला ये है कि अभी तक किसी ने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया है। उसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऑब्वियसली कोई चैनल हो वो कर सकता है, या कोई इन्वेस्टर जिसका ये इस तरह की सोच हो कि जिसको लगता हो कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा और फ्यूचर यही है। सो पता नहीं लोग क्यों घबराते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कहीं और कर लेंगे, लेकिन इसमें आने से ऑब्वियसली जिसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है वो थोड़ा सा फिर ये होता है कि वो टीम बनाएगा, उसको नहीं पता। जिसको पता है काम का, चैनल्स हो गए या जो जिसके पास ये इन्वेस्टमेंट जो इतनी रेज़ कर सकता है, मेरे ख़्याल में मिनिमम भी 200 करोड़ 2 अरब की इन्वेस्टमेंट से अगर कोई OTT खुलता है तो वो जो आ जाएगा पहले वो बहुत ऊपर चला। इसमें मल्टी नेशनल्स ब्रांड्स हैं, वो उन लोगों के लिए ये मसला नहीं है, वो खोल सकते हैं। बहुत सारा हमारे पास टैलेंट ऐसा है डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का, जो कि बड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि इस तरह का कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करने के लिए। जब आप देख रहे होते हैं एज एन एक्टर भी सीरीज़ दूसरी बाहर इंडिया में कितना डिफरेंट काम हो रहा है, तो वो आप कर सकते हैं, हम उनसे अच्छा कर सकते हैं। तो अब हमारे पास लेकिन प्लेटफॉर्म में TV चैनल पे वो एक्सेप्ट नहीं होंगी चीज़ें। तो पोटेंशियल बहुत है, मार्केट बहुत है। सिर्फ एक ये है कि कोई आए, कोई पहला स्टेप ले, कोई OTT प्लेटफॉर्म अगर इधर आ जाए और वो अपनी लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दे, ऐसी ऐसी चीज़ें बनेगी ना, मैं आपको बताऊं कि हैरान हो जाएगी दुनिया। इतना टैलेंट है और ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, बनाने वाले बैठे हुए हैं रेडी। वो मतलब कि आज हमें छोड़ें और हम थ्रॉटल दें। बहुत लोग हैं, बहुत किसी को लेकिन आउटलेट नहीं मिल रहा, कहाँ करें। वहाँ इधर हर एक की अप्रोच नहीं है इंटरनेशनल जाके करे, फिर वो प्रोसेसेस बड़े मुश्किल हैं, ये सबमिट कराएं वो कराएं, पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि वो आम मतलब बंदा फिर उसमें इन्वेस्ट करे या वहाँ देखे। लोग बहुत कोशिश करते हैं, बना लेते हैं चीज़ें अच्छी, बनाते उस जहन से कि हम यार इंटरनेशनल बेचेंगे, फिर वो इतने प्रोसेसेस में फंस जाते हैं बेचारे, तो फिर इवेंचुअली किसी यूट्यूब चैनल को बेच दिया, फिर कॉस्ट रिकवर कर ली, तो उस तरह फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हो ना कोई प्रॉपर चैनल जो उस पर इन्वेस्ट करे, अपनी लाइब्रेरी बनाए, तो नेटफ्लिक्स नहीं इतने लोग देखते हैं, अमेज़ॉन नहीं देखते, क्यों नहीं अपना देखेंगे। अगर लाइक फॉर एग्जांपल जियो या हम TV तीनों मिलके एक OTT बनाएं, अलग अलग बना सकते हैं। 33% डेटा तो बहुत है इनके पास। ये देखें उसके OTT के ऊपर अगर यही ड्रामे जो हमारे TV YouTube पे चल रहे हैं तो वो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो YouTube पे देख लेंगे ना लोग। इसका फॉर्मेट ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारे ड्रामे होते हैं 26 एपिसोड, 30 एपिसोड, ये 8 एपिसोड 10 एपिसोड का एक सीज़न बना और निकल गए। और फिर इसमें टेक्निकली थोड़ा सा सीन्स को इस तरह लिखना पड़ता है कि एक एक सीन जो है ना वो ऐसा हो कि आप हुक्ड ऑडियंस कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो वाला एक फैक्टर जब तक नहीं होगा ना। हमारे ड्रामे थोड़े स्ट्रेच किए होते हैं, वही 6 एपिसोड के कंटेंट को 26 में लेके जाना है, तो मुख्तलिफ ट्रैक्स डाल दिए, ये डाल दिए, उसका ट्रैक चल पड़ा उसका, तो उसको स्ट्रेच करना होता है ताकि एंगेज रहे लोग। कुछ बड़े इंटरेस्टिंगली राइटर वो उसको करते आ रहे हैं, वो लिख देते हैं, कुछ बीच में ड्रैग हो जाते हैं ड्रामे।
तो इसके अंदर आपके पास चांस नहीं होता क्योंकि फ़ोन पे है ना ये तो सारा, उसने देखा यार क्या ड्रैग है, वो आगे चला जाएगा. सो दिस इज़ रिटन डिफरेंटली. तो इसको थोड़ा सा उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, इंगेज कैसे करना है ऑडियंस को, टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी, राइटिंग की भी, शूटिंग की भी. तो ये है, आप कोई अगर लाता है किसी को छोटे लेवल पे भी लाता है तो और इतनी इन्वेस्ट करता है कि यार जो बना के ला रहा है वो लेके आया, मैं उसको पैसे दूं, वो जाके 2 और बना के ले आए, पैसे टाइम पे दें. वो चीज़ यहाँ पर अगर हो जाए ना तो मैं समझता हूँ कि एक नई मार्केट खुल जाएगी, बहुत सारे लोगों को एक्टिंग चांस मिलेगा. हमारे टिकटॉक पे से भी ऐसे ऐसे एक्टर्स निकले कि जो अब मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं. तो बड़ा लोगों को टैलेंट, सिंगर्स आएंगे, वो एक्टर्स आएंगे, नई एक जनरेशन निकल के आएगी. और अब तो इतने मीडिया स्टूडेंट्स हैं, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो नई टेक्निक्स, वो कहाँ जाएं. उनको तो ड्रामे चैनल पे आएंगे तो उनको जब तक उनका कोई पोर्टफोलियो में चीज़ नहीं आ जाएगी, असिस्ट नहीं करेंगे 2-4 साल किसी को, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो ये प्रोसेस है, ये हर जगह ही होता है. चले आई होप के राइड इतना बिके कि 200 करोड़ का OTT एजाज भाई पता चला बना लें. एंटरप्रेन्योरशिप मैं तो मुझे मौका मिले मैं ज़रूर बनाऊँ. ज़बरदस्त, बहुत दुआएं. थैंक यू सो मच एजाज भाई. थैंक यू भाई, बड़ा मज़ा आया. बहुत मज़ा आया आपके साथ एंड ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू. एंड आई होप आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा. कोई सवाल तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो डिटेल ये नीचे जो वेबसाइट लिखी है यहाँ से फ़ौरन ऑर्डर करें. ज़बरदस्त क्वालिटी है, आई हाईली रिकमेंड, दिस इज़ सो गुड. ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये मैं ख़त्म कर चुका हूँ पहले, ये अब मैं इसके पीछे और इसके पीछे पड़ जाऊँगा. सो उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा. कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. तब तक खुदा हाफिज़.